अच्छा, हमने अगर थोड़ा सा क्विक सा रिकैप करें तो हमने इसके अंदर क्या क्या देखा। हमने इसके अंदर सबसे पहले देखा कि भाई पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, नाम हम अप्लाई करते हैं, नाम रिजर्व होता है फॉर द पीरियड ऑफ 60 डेज के लिए। फिर हमें नेम क्लॉजेस में कुछ देखा कि कुछ नाम जो है वो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब कि नहीं रख सकते, डिसेप्टिव हो, सही है, क्या हो और क्या हो, मिसलीडिंग हो, डिसेप्टिव हो, इनअप्रोप्रिएट हो, सही है, सिमिलर हो, सही, रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी को आपकी हर्ट करें, ये सारे नाम आप नहीं रख सकते। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि ये वो नाम है नीचे वाले जिनमें आपको SECB के अप्रूवल लेने पड़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि कोई कनेक्शन हो फॉरेन गवर्नमेंट से, हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तानी हो, हेड ऑफ द स्टेट फॉरेन गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की कोई कॉपरेशन हो, इस तरह के नाम आप जो है इससे एसोसिएट, अगर इससे कोई हेल्प मिल रही है आपको तो वो भी आप नाम नहीं रख सकते। अच्छा, पे हमने एक चीज पढ़ी थी, स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, जिसमें 75% और मोर इंटाइटल टू वोट जो हैं, जो लोग वोट कर सकते हैं वो लोग 75% या उससे ज़्यादा फेवर में वोट डालें। मेरे को उस दिन कंफ्यूजन हो रही थी कि वो 75% कौन है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर नहीं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर नहीं, जो प्रेजेंट हैं, जो कोरम पूरा हो गया है, तो वो लोग जो बैठे हुए आके वो जो है 75% से ऊपर के वोट डालेंगे। ऑर्डिनरी में क्या था, 50%। सही, दोनों में फर्क क्या है, बस यही फर्क है, परसेंटेजेस का फर्क है। जब भी पूरे लॉ में एक चीज बात याद रखें आप लोग, लॉ में जब भी वो कहे रेजोल्यूशन मतलब ऑर्डिनरी, स्पेशल जब वो कहे, जब उसको करवाना होगा पास तो वो पर्टिकुलरली लिखेगा, उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन। जहां भी रेजोल्यूशन मेंशन हो इसका मतलब कौन सा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की इसके अंदर बात हो रही है। फिर हमने बात कही थी कि अगर लायबिलिटी, अगर आपके प्राइवेट कंपनी में आपके कितने मेंबर होते हैं, कम से कम 2, पब्लिक में कितने होते हैं, 3। अगर इससे कम आप चला रहे हैं और 180 दिन से ज्यादा अगर आपने जो है अपना जो है बिजनेस चलाया तो क्या होगा कि आपको जितना 180 दिन से जितने भी एक्सीड कर जाएंगे, 180 दिन से जितने भी एक्सीड कर जाएंगे, जितने भी इससे आगे के दिन होंगे, वो लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड हो जाएगी। ये भी हमने पढ़ लिया था। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने नेम वाली बातें हमने आपसे कर ली। अच्छा, इसका चेंज ऑफ नेम हमने 2 चीजें पढ़ी। एक पढ़ी हमने रेक्टिफिकेशन 2 केसेस में होती है, ये तो आप खुद वॉलंटरीली कर लें या आपको रजिस्ट्रार बोलेगा तो आपको 21 दिन के 30 दिन के अंदर आपको करना है। 30 दिन की मैंने आप लोगों को लॉजिक बताई थी कि सारे मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है तो सारे 21 दिन तो वो आपके आ ही जाएंगे। अच्छा, इसके बाद बड़ा चेंज ऑफ नेम। रेक्टिफिकेशन तो वो है कि भाई आपकी गलती हो गई, आप नेम चेंज करें। आप चेंज ऑफ नेम करेंगे किस तरह, हमने पढ़ा कि चेंज ऑफ नेम में आप स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करेंगे और रजिस्ट्रार का अप्रूवल भी लेंगे। रजिस्ट्रार का अप्रूवल कहाँ जरूरत नहीं होती शेख साहब, रजिस्ट्रार के अप्रूवल की कहाँ पे जरूरत नहीं होती, रेक्टिफिकेशन में नहीं। हाँ, लिमिटेड से वो जो करेगा कन्वर्ट हो रही है आपकी कंपनी, फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक हो रही है या पब्लिक टू प्राइवेट हो रही है, कुछ भी हो रहा है XYZ, किसी तरह की कोई भी कन्वर्जन हो रही है जिसमें एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड क्या हो रहा है, प्राइवेट लिमिटेड हो रहा है या लिमिटेड हो रहा है, तो ये या गारंटी लिमिटेड हो रहा है। इस तरह के वर्ड जब ऐड और डिलीट होंगे तो उस केस में सिर्फ रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, उसमें जो है आपको ये अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने बहुत ही कोई सिंपल सी चीजें पढ़ ली थी, जिसमें हमने कहा था कि यार ये कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 72 से 24 जो है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑन पेज नंबर 16 जो है, मतलब जस्ट इसको रीड करके चले जाना। आइए अब पढ़ते हैं सेक्शन 26। अच्छा देखिए, मैं जो रीड करता हूँ ना, इसका मतलब ये होता है कि यार एक किताब से हमारा फोकस जुड़ा रहे, वरना मुझे पता है कि एक सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, वरना बिल्कुल अगर आप अगर आपके एलिमेंट रीडिंग का निकल जाता है ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है देर से डेवलप होती है और थोड़ी सी मेरे हिसाब से जो है डैमेज होती है। आप जो है किताब से जरूर पढ़ें, ताकि जब मैं किताब में देखूं तो आप भी किताब में देख रहे हो, तो मैं समझा रहा हूं तो आप मुझे देख रहे हो, ताकि एक दफा एक पढ़ने के टाइम पे आपकी एक रीडिंग भी हो जाए साथ साथ। सही है जी। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, बिजनेस एंड ऑब्जेक्ट्स, सेक्शन 26, बिजनेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी। अ कंपनी मे कैरी ऑन एनी लॉफुल बिजनेस and do any act or enter into any transaction being incidental and ancillary thereto। एंड देखिए, पहले तो वो कह रहा है कि देखिए, जिस एक होता है आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, जो आपका मेन काम चल रहा है, हाँ क्या हो रहा है,
हाँ वही देख रहा हूँ ऑनलाइन यार। अभी बीच में 3 थे, अभी 1 है। हाँ अच्छा जी, तो ये क्या कह रहा है कि देखें, एक तो होता है आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल आप आपकी कंपनी चावल की कंपनी है, सही है। अब ये तो आपका हो गया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अब वो कह रहे हैं देखो ये तो आप कर रहे हैं, वो तो सारे आपके ऑब्जेक्ट है, आप इससे कनेक्टेड एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं नहीं यार मैं अब किसी और ट्रांसपोर्टेशन को हैंड नहीं करूंगा, मैं अपनी फ्लीट रखूंगा, सही है। अब आप क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी अपनी फ्लीट है। वो कह रहा है कि भाई इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं। ये कतई इसका मतलब नहीं है कि जो आपने लिखा है कि यार ये हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वही करेंगे, उससे कनेक्टेड चीज, अगेन डिफरेंट चीज नहीं। क्योंकि आपका जो मेमोरेंडम हो गया, इसके अंदर आपको जो है अपनी जो ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखना होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपने बताना होता है कि आपके कौन कौन से बिजनेसेस हैं, सही है। उससे तो आप नहीं हट सकते, लेकिन उससे कोई कनेक्टेड एक्टिविटी है, जैसे कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड क्या ट्रांसपोर्टेशन, तो वो आप साथ साथ इसके कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, अ कंपनी में कैरी ऑन एनी लॉफुल बिजनेस एंड डू एनी एक्ट और एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन बीइंग इंसिडेंटल एंड एंसिलरी। इंसिडेंटल एंड एंसिलरी का मतलब है कनेक्टेड हो उससे, किससे, आपके मेन बिजनेस से, डे टू विच इज नेसेसरी इन अटेनिंग इट्स बिजनेस एक्टिविटीज, जो उसके बिजनेस को, ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो यूज हो रहा हो। क्लियर है? हाँ बोले। राइस इस तरह की चीज है, राइस जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, बहुत सारे होते होंगे। नहीं तो वो तो प्रोडक्ट्स हैं, देखिए वो प्रोडक्ट्स हैं। वो बोलेगा मैं जो हूँ फूड बिजनेस में हूँ, अच्छा, वो उसका प्रिंसिपल है ना, थोड़ी होगा लक्स है, पाम ओलिव है, वो ये थोड़ी लिखेगा। नेस्ले के 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, इतना तो बड़ा मेमोरेंडम नहीं बन पाएगा। मेमोरेंडम 4-5 पेजेस का हो जाएगा, प्रोडक्ट के नाम लिखना शुरू हो जाए तो 200 पेजेस का तो उसका मेमोरेंडम हो जाएगा। अगर फूड देखते हैं तो लक्स बना रहा है कुछ और, हाँ तो ब्रॉड कैटेगरी में लिखते हैं ना, देखिए ब्रॉड कैटेगरी में लिखते हैं। आपको ये भी लिखना होता है और आपको ये भी लिखना होता है कि आपकी जो बिजनेस है वो आप कहाँ रन करेंगे। मेमोरेंडम आर्टिकल बहुत ब्रॉड बनते हैं, वो लिखेगा उसके अंदर तो लोग ये भी लिख देते हैं कि हम हवाई जहाज भी बनाएंगे। मेमोरेंडम लोग के बार बार चेंज ना करना पड़े। और अब जैसे फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक है, सही, अब के इलेक्ट्रिक ने भले से के इलेक्ट्रिक है, लेकिन उसने अपना ना बिजनेस की जो रीच है ना उसने पूरे पाकिस्तान में लिखी होगी। चाहे कहीं अगर कहीं और जाके भी अगर काम करना पड़े तो जरूर वो मेमोरेंडम को अमेंड ना करना पड़े। समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, जो हम काफी देर से बात कर रहे थे उसको एक्सप्लेन कर रहा है। द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी व्हिच शैल ऑलवेज कमेंसुरेट विद नेम ऑफ द कंपनी। मतलब नेम से उसका लिंक होना चाहिए। जैसे कि आप लिख रहे हैं एंग्रो फूड्स और आप बेच सीमेंट रहे हैं, ये क्या लिंक कर रहा है दोनों आपस में? बेच आप कुछ रहे हैं, आपका नाम कुछ है, तो वो कह रहे हैं नाम से जो है आपके लिंक करना चाहिए। अगर फूड लिखे तो फूड में ही हो आप, सही है। इसके बाद क्या कह रहा है, एनी चेंज इन द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल बी रिपोर्टेड। देखो अभी हम आगे मेमोरेंडम पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं, मेमोरेंडम के अंदर ये लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें आती हैं, सही है। तो मेमोरेंडम में जारी, देखो मेमोरेंडम अगर एक फुल स्टॉप कॉमा का भी चेंज होता है ना तो उसको आपको ऑल्ट्रेशन में जाता है वो। तो ये मैं आगे जाके लॉजिक भी बताऊंगा इसकी, लेकिन अभी के समझने के लिए ये कि देखो वो कह रहा है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में चेंज होगा तो क्या करेंगे। एनी चेंज इन द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल बी रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। 30 डेज क्यों है शेख साहब? 15 दिन के जो 21 दिन का तो नोटिस ही देना पड़ता है। कोई भी मीटिंग हम करते हैं तो मीटिंग का नोटिस कितना है, 21 दिन पहले उस मीटिंग का नोटिस देना होता है, सही है। क्लियर है ना आपको? अच्छा आपने पहले लॉ पढ़ा है? पहले कोई भी लॉ नहीं पढ़ा? अभी पढ़ रहा हूं। अच्छा बिजनेस लॉ अभी पढ़ रहे हैं आप? अच्छा देखिए चलें, गुड, अच्छा वो आपने बता दिया। देखिए अच्छा आपने ये जो इसकी जो शुरू के पहले चैप्टर ये भी हुआ है तो आप उसके लेक्चर जरूर ले लें ऑनलाइन ना, ये आप जरूर ले लें ताकि और कोई भी कंफ्यूजन आप मुझसे पूछ लें, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा था आपने पढ़ा हुआ है पहले, क्योंकि इन दोनों ने पहले एक अटेम्प्ट दी हुई है तो मैं अज्यूम करता शायद आपने भी दी हुई है, तो मैं इसी उससे पढ़ा था। देखिए कोई भी मीटिंग जब होती है ना तो मीटिंग का नोटिस जैसे कि आपके अगर किसी के खानदान में किसी की शादी है, ऐसा तो नहीं होता ना आपको आज रात में शादी है तो आपको 5-5:30 बजे नोटिस ला के दे रहे हो कार्ड शादी का, वो कुछ दिन पहले आते हैं, तो ये ताकि आप प्रिपेयर हो उस टाइम स्लॉट को फिक्स कर दें, सही है। इसी तरह लॉ भी कहता है कि अगर आप मीटिंग में किसी को बुला रहे हो तो उनको पहले से इन्फॉर्म करो, लेकिन लॉ में ज़रा शादी के कार्ड में मर्जी होती है सामने वाले बंदे की कि 4 दिन पहले आए, 6 दिन पहले आए, 10 दिन पहले आए, उसने घर बांटे वो देंगे इसके यहाँ इतने, इसके यहाँ इस दिन जाएंगे, इसके यहाँ इस दिन जाएंगे, लेकिन लॉ एक दिन स्पेसिफाई करता है। लॉ कहता है कोई भी आप मीटिंग कर रहे हैं तो उसका नोटिस आपको कितने दिन पहले देना है, 21 दिन पहले आपको उसका नोटिस देना है, सही है।
तो मैंने यहाँ पे एक लॉजिक बच्चों को बता दी लास्ट क्लास में कि यार ये 30 दिन क्यों लिखा है इसने, 15 दिन भी लिख सकता था, 10 दिन भी लग सकता था कि रजिस्ट्रार को बता दें। अच्छा, रजिस्ट्रार कौन होता है? ये वो बंदा होता है जिसके पास आपकी कंपनी को रेगुलेट कर रहा होता है। वो रजिस्ट्रार कौन होता है? जो आपकी कंपनी को रेगुलेट कर रहा होता है, सही है। ये SECP का एक बंदा होता है। तो अब इसमें वो कह रहा है कि 30 दिन क्यों कह रहा है? क्योंकि ताकि जो है 21 दिन पहले तो आपको नोटिस ही देना है, और मीटिंग कराएंगे, मीटिंग के अंदर ये सारी चेंजेस होंगी। तो वो कह रहा है जब भी उसने कहा 21 दिन से बढ़ा के उसने कितना किया, 30 दिन पे इसको कर दिया। Within 30 days from the date of change, and registrar may give direction of change of name if it is in the violation of this section. देखो वो कह रहा है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल मैं राइस से जा रहा हूँ कॉटन में, राइस से मैं गया कॉटन में। अब पहले मेरा नाम था मेटको राइस, सही है। अब मैंने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर दिया। अब क्या ये नाम सही है, सूट कर रहा है, क्या इससे मैच कर रहा है, जिस तरह कहते हैं कमेंसुरेट करे, क्या इससे कर रहा है? लोग इससे क्या समझेंगे, चावल का काम है, लेकिन असल में काम क्या कर रहा है? वो कॉटन टेक्सटाइल है। अगर ये मेटको टेक्सटाइल हो तो अब सूट करता है। तो वही वो कह रहा है, देखो जरूरी हो सकता है कि जो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है आपका, अभी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को नीचे वो डिफाइन करेगा, अगर वो चेंज हो रहा है तो हो सकता है आपका जो नाम चेंज करने की भी जरूरत पड़ जाए। आपको स्केच समझ में आया कि अगर कंपनी बना रहे हो तो क्या तरीकेकार होता है? सबसे पहले आप जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, को बोलते हैं भाई देखो हमें जो है ये नाम के साथ कंपनी बनाना चाह रहे हैं, आप हमें इजाजत दें। वो आपको इजाजत देता है, फिर वो नाम रिजर्व हो जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 60 डेज। 60 डेज के अंदर अंदर अभी क्या कहानी होती है, सारी वो आ रही है। अगेन देखिए लिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको सिनेरियो बेस में आसानी होगी। ये चैप्टर से वो पिछले 2-3 अटेम्प्ट से बहुत टफ टाइम दे रहा है, बहुत टफ टाइम दे रहा है पिछले 2 या 3 अटेम्प्ट से। तो उसने हाई लेवल पे ये सवाल पूछे, और ये अभी हम जब इसके पास पर करेंगे इंशाल्लाह, मोस्ट प्रोबेबली संडे को करेंगे। संडे से पहले आप जो क्लासें मिस हुई ना आप वो जरूर ले लें, क्योंकि इसके पास पेपर बहुत अहम है, बहुत अहम है। क्योंकि यहाँ से जैसे कहते हैं ना असल लॉ शुरू हो रहा है। डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ हाई है, सिर्फ सवाल सिनारियो बेस्ड भी पूछ रहा है, आसान भी पूछता है। तो ये यहाँ पहुँचने से पहले ना आपने बाकी लेक्चर्स ले लेंगे, वरना फिर आपको मजा नहीं आएगा पास पेपर करने में। इंशाल्लाह पास पेपर हम बड़ी यूनिक तरीके से करेंगे, आपको खुद फील होगा। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है एक्सप्लेनेशन में कह रहा है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। शेख साहब अच्छा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मींस द बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड, और सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्न्ड और लाइकली टू बी अर्न्ड। मुझसे लाइकली टू बी अर्न्ड, लाइकली टू बी हेल्ड का क्या मतलब है? एक्सपेक्टेशन नहीं, तुम बताओ। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बेसिकली अगर एक कॉटन फॉर एग्जांपल ला दूं मैं, नहीं एग्जांपल नहीं, टेक्सटाइल से नहीं। देखो मैं बताता हूँ, क्या अभी कंपनी बन गई? नहीं, अभी तो बनेगी ना, वो है ना वही जब तो क्या लाइकली टू बी हेल्ड। आपको क्या देखो अभी ये कंपनी की फॉर्मेशन हो रही है, अभी कंपनी बनी नहीं है। अब आपको नहीं, फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, आपके पास राइस भी है, सही है, आपके पास फॉर एग्जांपल कॉटन भी है, आपके पास जो है सीमेंट भी है, ये 3 है। अब वो कह रहे देखो अभी तो कंपनी बन रही है ना, अभी बनी तो नहीं है, सही है। देखिए लॉ की ना एक वर्ड में बारीकी होती है, पढ़ते हुए गुजर जाएं तो पता भी नहीं चलेगा ये कैसे गुजर जाएंगे, लेकिन जब आप समझने की कोशिश करें तो बाकी जैसे कहते हैं ना आपको सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए नोट कर लीजिएगा वो क्या कह रहा है, पहले बल्कि इसको पहले पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मींस द बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड, और सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्न्ड और लाइकली टू बी अर्न्ड व्हिचएवर इज हायर। देखिए वो कह रहा है एसेट्स और रेवेन्यू की बात कर रहा है। क्या देखो अभी तो कारोबार शुरू नहीं हुआ ना, तुम्हें क्या पता कि कितने के एसेट्स आएंगे, तुम्हें क्या पता कि कितने के रेवेन्यू अर्न होंगे, सही है। अभी तुम्हारी क्या है, तुम्हारी ये जो है आगे की फॉरकास्ट है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार तुम्हारा मेन कारोबार ये होगा, तुम इसको कर दो। अगर तुम्हें लग रहा है मेन ये होगा, इसको कर दो। अगर तुम्हें लग रहा है मेन ये होगा तो इसको प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कर दो। अच्छा सब्सटेंशियल का मतलब है मोर देन, सब्सटेंशियल का मतलब है ग्रेटर देन। अच्छा मैं अब ये एग्जांपल देखें, अभी रुपीज इन मिलियन लिखवा रहा हूं मैं, अभी देखिए इसको मुझे जवाब दीजिएगा, सही है, आप देंगे जवाब इसका, सही है। अच्छा ये राइस कह रहा है, राइस के फॉर एग्जांपल 80 मिलियन है, ये है 100 और ये है 150, सही है। रेवेन्यू इसका आ रहा है 120, इसका आ रहा है 160 और इसका आ रहा है 125। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा होगा?
ये एमसीक्यू आ सकता है, अभी तक दिया नहीं है उसने। कौन सा होगा? सीमेंट होगा, आपने बोला सीमेंट होगा, आप बताएं। कॉटन। कॉटन होगा, आप बताएं। कॉटन होगा, आपने सीमेंट क्यों कहा? दोनों से आप इसको आप देखें, दोबारा पढ़ें, देखिए दोबारा पढ़ें इसको। क्या रहा है, क्या कह रहा है? एक क्या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मींस द बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड और सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्न्ड और लाइकली टू बी अर्न्ड। आगे क्या कह रहा है? व्हिचएवर इज हायर, व्हिचएवर इज हायर। ये एमसीक्यूज पूछ सकता है, पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा है। आगे तीन अटेम्प्ट से वो एमसीक्यूज पूछ रहा है। आई डोंट नो यार, क्यों नहीं इसको टच कर रहा। इसमें 90% बच्चे गलत करेंगे इसको, अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज हो जाते हैं ना बच्चों को। और बच्चे तो ये तो कंफ्यूज रहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। वो 2 बिजनेस देगा, ये 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बोलेगा बताओ इसका रेवेन्यू इतना, इसका ये इतना, इसका ये इतना, इसका ये इतना, बताओ क्या होगा। यार 3 तो नहीं देगा, इतने ऑप्शंस तो नहीं होते आपके पास, 4 ऑप्शन होते हैं। मतलब देखें, वो ये नहीं कह, देखिए यहाँ अगर ये छोड़ दें या इसको अगर मैं 100 कर दूं, अब क्या होगा? अब सीमेंट होगा। लेकिन इसको मैं 160 कर दूं तो अब क्या होगा? ये होगा। क्यों? ये व्हिचएवर इज हायर पे जा रहे हैं। क्लियर हो गया अब? A company shall not engage in any business which is क्या prohibited by any law for the time being enforced in Pakistan। prohibited मतलब मना किया। फॉर एग्जाम्पल हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई हुई है कि आप कोई भी शराब की कंपनी नहीं बना सकते पाकिस्तान में, सही है? तो आप क्या नहीं बना सकते। ये बिजनेस क्या है? ये प्रोहिबिटेड बिजनेस है। बाहर अलाउड है लेकिन पाकिस्तान में क्या है? प्रोहिबिटेड है, सही है? उसमें आप एंगेज नहीं हो सकते। रिस्ट, अब देखो मैंने लास्ट क्लास में पहले शेख साहब तुम बताओ प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड का क्या फर्क होता है? एक तो टेंपरेरी होता है कि मतलब ये अभी प्रोहिबिट है, आगे के हट भी सकता है। उल्टा बोल रही हूँ, मैं उल्टा बोलो, दूसरा तुम बताओ। प्रोहिबिटेड कंप्लीटली बैन, कोई कंप्लीटली बैन। प्रोहिबिट अंग्रेजी यही है। प्रोहिबिट क्या है? कंप्लीटली बैन है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, मना है। इस्लाम में शराब प्रोहिबिटेड है, सही है? क्या है? अगर प्रोहिबिट को समझिए, इस्लाम में क्या है? प्रोहिबिटेड है, सही है? और रिस्ट्रिक्टेड क्या मतलब? कुछ शराइत पूरी हो जाए। रिस्ट्रिक्शन में क्या है? कुछ शराइत पूरी हो जाए। आप क्लास में बैठ रहे हैं, यू आर नॉट प्रोहिबिटेड टू सिट इन द क्लास बट यू आर रिस्ट्रिक्टेड व्हेन यू डू नॉट पे द फी या व्हेन यू डू नॉट कम ऑन टाइम। जैसे हमारे टाइमिंग का इतना इशू नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटीज में टाइमिंग का इशू होता है। अगर आपने टाइम क्रॉस हो गया, आपका कार्ड नहीं आपने पंच किया, स्वैप नहीं किया, तो आपकी अटेंडेंस निकल जाती है और 3-4 अटेंडेंस निकले, आपका सेमेस्टर चले जाता है। अच्छी यूनिवर्सिटीज IBA वगैरह में इस तरह की चीजें होती हैं, सही है? समझ में आया? आपका नाम क्या है? हुजैफा। सही है? समझ में आया कि रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड का डिफरेंस दोबारा रिपीट करा है मैंने। शेख साहब आपको जवाब सही देना चाहिए था, आपने उल्टा पुल्टा कर दिया। प्रोहिबिट ये रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ, रूल्स और रेगुलेशन अनलेस नेसेसरी लाइसेंस, registration, permission और approval has been obtained और compliance with any other condition has been। मैं वो कह रहा है किसी चीज पर रिस्ट्रिक्शन है तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है आप किस तरह पहले पूरी कर लें, फिर वो बिजनेस कर लें। सिंपल सी बात है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 42 वाली जो कंपनी है, आपने रिस्ट्रिक्शन पूरी कर ली। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान कहता है कि यार आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप कोई भी असलहे की कंपनी नहीं बना सकते आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, जब तक आप गवर्नमेंट की अप्रूवल ना ले लें। एक मिसाल दे रहा हूँ, सही है? अब ये क्या है? प्रोहिबिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, सही है? क्लियर हो रहा है डिफरेंस? सही है? शराब की कंपनी आप बना ही नहीं सकते, लेकिन इसकी कंपनी आप बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि अप्रूवल। अब आप गए, अब आपने अप्रूवल के बगैर बना लिया, आके बंद करके चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने अप्रूवल के लिए गए, आपको अप्रूवल मिल गया, तो अब क्या है? आप बना सकते हैं। चले, वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। सही है जी, यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या पढ़ा कि भाई कोई भी लॉफुल काम कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी कनेक्टेड एक्टिविटी है वो भी कर सकते हैं। हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वाला पढ़ा कि मेमोरेंडम के अंदर मेंशन होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी चेंज हो तो आप रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेंगे विद इन 30 डेज, सही है? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को उसने बताया कि इन दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगा वो देखा जाएगा, एसेट्स और रेवेन्यू में से। लाइकली टू बी हेल्ड का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। अब हम पढ़ते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सही है? यहाँ से हमारा जो है स्टार्ट हो गया मेमोरेंडम। उसने नेम की सारी चीजें बता दी, कंपनी के लिए क्या, और स्टार्ट किस तरह होता है? आप नेम रिजर्व करवाते हैं सबसे पहले। अब नेम जब रिजर्व हो जाता है तो फिर ही आप ये सारे काम करते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल वाली चीजें। मेमोरेंडम में क्या कह रहा है? अच्छा देखो, मेमोरेंडम में वो डिफरेंट तरीकों से बताएगा। मेमोरेंडम में क्या कहेगा? मेमोरेंडम लिमिटेड बाय शेयर्स कहेगा, लिमिटेड बाय गारंटी कहेगा, अनलिमिटेड कहेगा, ये सारों के अलग अलग मेमोरेंडम बताएगा। अच्छा, मेमोरेंडम के टेम्पलेट्स भी हैं, आप लोगों के कोर्स में नहीं है। टेबल ए जो होता है लोग अडॉप्ट करते हैं, तो ये टेबल्स, ये लॉ के एंड में कुछ टेबल्स हैं हमारे।
क्या टेबल्स वाला सॉरी आर्टिकल्स में होता है, मेमोरेंडम में तो आपको मेमोरेंडम में तो 4-5 चीजें होती हैं। बिल्कुल आर्टिकल्स में होता है टेबल आप अडॉप्ट कर लेते हैं, मेजॉरिटी कंपनीज क्या करती है टेबल अडॉप्ट करती है, लेकिन बात होता है कि कंपनीज की कोई फॉरेन एसोसिएशन भी होती है तो वो अपना आर्टिकल खुद बनाती हैं, वो जो है पैसे देके बनवाती हैं लेकिन खुद बनाती हैं। देखिए मेमोरेंडम में देखिए 4 से 5 चीजें आती हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आएगा नेम ऑफ कंपनी, कोई भी मेमोरेंडम हो। नंबर 2 आएगा आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आएगा। नंबर 3 अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, सही है। इसके बाद क्या आएगा कि लायबिलिटी लिमिटेड है, लायबिलिटी स्टेटस आएगा, लायबिलिटी का स्टेटस बताएंगे आप इसमें कि लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, सही है। और क्या आएगा इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस का भी आप बताते हैं। ये 5 चीजें इसके अंदर आती हैं मेमोरेंडम के अंदर। मेमोरेंडम की डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, मेमोरेंडम तो उसने बताया कि मेमोरेंडम में ये चीजें आती हैं। कोई चीज होती है जो खुद रजिस्टर खुद डाल सकता है, ऑप्शन ओपन करता है नहीं, रजिस्टर खुद क्यों डालेगा, वो तो अप्रूव करता है चीज को हमारी बनाई हुई। क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मेमोरेंडम शैल स्टेट द फॉलोइंग, नेम ऑफ द कंपनी शुड बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद द फॉलोइंग लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड क्या, पब्लिक कंपनी होगी तो क्या होगा सिर्फ लिमिटेड, सही है। प्राइवेट कंपनी होगी तो क्या होगा प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी होगी तो क्या होगा एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड कंपनी होगा तो क्या होगा गारंटी ब्रैकेट में और लिमिटेड, अनलिमिटेड कंपनी होगा तो अनलिमिटेड लिखेंगे। अब नंबर 2 में अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये नाम से रिलेटेड बात पढ़ ली, सही है। फिर क्या कह रहे हैं, फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज द प्रोविंस और पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ प्रोविंस एज द केस में भी, ये उसको कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर को, सही है। ये जो पार्ट बात कर रहा है पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस पे जो जम्मू एंड कश्मीर है उसकी बात कर रहा है। फाटा तो वो हो गया ना, मर्ज हो गया ना केपीके में। As the case may be in which the registered office of the company is to be situated क्यों कह रहा है बता दो, अभी तो कंपनी बनी ही नहीं है, अभी तो बन रही है। जब ये कह रहा है is to be situated, कहाँ पे तुम्हारी कंपनी बनेगी। देखो कह रहा है प्रोविंस और पार्ट ऑफ, देखो यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ प्रोविंस कह रहा है सिटी नहीं कह रहा, प्रोविंस कह रहा है। ये तो आपको सिंध लिखना है या आपको पंजाब लिखना है या आपको केपीके लिखना है या आपको जो 4 प्रोविंस के नाम लिखने, कहने का मतलब है कराची लाहौर लड़काना सक्खर नहीं लिखना, क्लियर हो रहा है। प्रिंसिपल, अच्छा मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस वाली बात कर ली, 2 बातें कर दी इसके अंदर हमने। तीसरे में क्या कह रहा है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होता है, वो कह रहा है इसके अंदर मेंशन आपने करना है। चौथे में कह रहा था कंपनी शैल ऐड एन अंडरटेकिंग एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन इन द मेमोरेंडम। अंडरटेकिंग ये होती है कि वो आपसे अंडरटेक करवाता है कि भाई आपने सारे लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई किया है, फॉलो किया है। दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, सही है। लायबिलिटी का वो बता देगा कि लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है, अगर अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड की बात करेगा। अभी हम कौन सा मेमोरेंडम पढ़ रहे हैं उज़ैफा, हम पढ़ रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सही है। तो यहाँ पे शेयर्स का भी जिक्र आएगा। अब देखिए नंबर फ्लिप करें पेज, देखिए नंबर 6 में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद व्हिच द कंपनी प्रोपोजेस टू बी रजिस्टर्ड एंड डिवीजन देयरऑफ इनटू शेयर्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट। देखिए मैंने एक चीज बताई थी आपको, जो सबसे पहली एंट्री आप करते हैं, इधर आओ उज़ैफा आप भी देखें, आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, ओ लेवल, ए लेवल, जब भी इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी, सबसे पहली एंट्री आप बचपन में आपने क्या की थी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, सही है। सबसे पहली एंट्री आप स्टार्ट करते ही है। फिर कैपिटल के अगेंस्ट आपको क्या होता है, शेयर्स इशू होते हैं, सही है। वो आपने अकाउंटिंग में नहीं पढ़ा, वो आप यहां सीख रहे हैं। जो आपसे पैसे लिए, उसके बाद पैसे लिए, उससे क्या प्रूफ है, कोई रसीद थोड़ी काट के देंगे आपको, वो आपको उसके अगेंस्ट शेयर इशू करेंगे। फॉर एग्जांपल शेयर ये आ रहा है 1 लाख, नॉर्मल फेस वैल्यू शेयर की कितनी होती है 10 रुपए, तो कितने शेयर इशू होंगे 10,000 शेयर इशू होंगे एट द रेट 10 ईच, सही है। ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 1 लाख बन जाएगा, सही है। तो वो क्या कह रहे थे, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद व्हिच द कंपनी प्रोपोजेस टू बी रजिस्टर्ड, प्रोपोजेस क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी कंपनी नहीं बनी है, बन रही है। एंड द डिवीजन देयरऑफ इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, डिवीजन देयरऑफ मतलब वो कह रहा है ये पूरी बात बता दो कितने शेयर्स हैं, कितने के हैं, और मिला के कैपिटल शेयर कैपिटल कितना बन जाएगा। तुम लोगों को शेयर कैपिटल इतना है, इसमें इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इतने का एक है, सही है।
नो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शैल टेक लेस देन 1 शेयर। वो भाई मेंबर बनने के लिए आपको 1 शेयर तो लेना ही है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 1 शेयर भी ना लें, आप बोलो 0 शेयर है फिर भी मेंबर हूँ, ऐसा नहीं। वो कह रहे सब्सक्राइबर जो है कम से कम शेयर ले 1 शेयर लेगा, और जो है उसके नाम के आगे एक मेमोरेंडम के एंड में शेयर्स आ रहे होते हैं, जैसे मुस्तफा के नाम के आगे आ गए 100 शेयर, सही है, शेख साहब के नाम के आगे आ गए 200 शेयर, हुजैफा के नाम के आगे आ गए 300 शेयर, मेरे नाम के आगे आ गए 400 शेयर, इस तरह सारा लिखा होता है, सही है। मेमोरेंडम के एंड में लिख, सब्सक्राइबर के, मेंबर्स के नहीं। मेंबर सब्सक्राइबर में क्या फर्क है हम देखते हैं आगे, सही है। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कौन होता है? ये इनिशियल वो लोग होते हैं जो कंपनी बना रहे होते हैं, सही है। आप तीनों ने मिलकर कहा चलो मैं कारोबार स्टार्ट करते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, तो आप तीनों क्या कहलाएंगे? सब्सक्राइबर। मैं बाद में आपके पास आया, मैंने कहा, हुजैफा ने कहा मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा हूँ, मेरे शेयर्स आप खरीद ले। मैंने कहा चलो सही, अच्छा चलता हुआ बिजनेस है, मैं शेयर्स खरीद लेता हूँ। मैंने हुजैफा से सारे शेयर खरीद लिए। अब मैं क्या कहलाऊंगा? मैं मेंबर कहलाऊंगा, शेयर होल्डर कहलाऊंगा, मैं सब्सक्राइबर नहीं कहलाऊंगा। सब्सक्राइबर सिर्फ वही लोग होते हैं जो इनिशियली स्टार्ट करके कंपनी बनाते हैं। मैंने सब्सक्राइब किया शेयर्स के नाम पे, मैं सब्सक्राइबर तुम पे नहीं होगा, नहीं रहोगे, लेकिन नहीं सब्सक्राइबर तुम का आया तो रहोगे, लेकिन मेंबर उस वक्त नहीं रहोगे। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम में तुम्हारा ही नाम आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि तुमने मुझे बेचे मेरा नाम आ गया। जिसको तुम बेच रहे हो वो सब्सक्राइबर नहीं कहलाएगा। सब्सक्राइबर वो होता है जो इनिशियल जो फॉर्मेशन में होता है कंपनी के, जो बना रहे होते हैं कंपनी को। मतलब जैसे अभी कोई नहीं है, जब शेयर इशू ही नहीं हुए तो सब्सक्राइबर के पास शेयर कैसे आया? सब्सक्राइबर को अभी नहीं आया ना, अभी आप सिर्फ बता रहे हैं उसको कि सब्सक्राइबर जो है कितने शेयर लेगा। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे कि इसके आगे उसको पैसे कितने दिनों के अंदर देने, फिर पैसे और उसका ऑडिट कराना है, आपने ऑडिट करा के उसको जमा कराना है। ये जी अभी से बता रहे कितने लेगा, मुझे पता तो होगा ना उनको कि ये एंट्री जो है ना, देखिए ये एंट्री याद रखें, ये एंट्री सबको पता होती है। इनिशियल जब कंपनी बन रही होती है ना, एंट्री आप अगर तीनों मिलकर एक दुकान भी खोलेंगे ना, आपको पता होगा आप कितने लेंगे, आप कितने लेंगे, आप कितने लेंगे। ये जना कंपनी में भी होता है, सबको पता होता है कि यार हम कितना कैपिटल इसके अंदर इनिशियली इंजेक्ट करेंगे, तो वो कैपिटल उनको पता होगा। तो वो कह रहा है कि भाई जो आप जो है हर सब्सक्राइबर कम से कम 1 शेयर लेगा, और अपने नाम के आगे एंड ऑफ द मेमोरेंडम लिखिएगा कि वो कितने शेयर कौन सा सब्सक्राइबर ले रहा है। नो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शैल टेक लेस देन 1 शेयर एंड ईच सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शैल राइट अपोजिट टू हिज नेम, नाम के आगे आ जाएगा क्या? द नंबर ऑफ शेयर्स ही अग्रीज टू टेक। आपकी बात का जवाब आ गया उसे, अग्रीज टू टेक। अब वो क्या टेक किस तरह करेगा, किस तरह लेगा, ये हम आगे इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आगे देखिए फ्लो में चले। नाम रिजर्व हुआ, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर को कनेक्ट करना है, ये चैप्टर कनेक्ट नहीं होगा, लॉ कनेक्ट नहीं होगा। एक सेकंड ना, सबसे पहले क्या नाम हमने आप तीनों गए, आप तीनों ने कहा एक कंपनी बनानी है, मैं एससीपी हूँ, आप तीनों आ गए हुजैफा लिमिटेड कंपनी बनानी है, मुस्तफा लिमिटेड बनानी है, शेख कोई भी कंपनी बनानी है। आपने कहा सही कंपनी बनानी है, मैंने कहा सही लिमिटेड रख रहे हो, इसको मतलब पब्लिक लिमिटेड बना रहे हो, सही है। मैंने कहा सही है, नाम तुम्हारा मैंने अप्रूव कर दिया। अब तुम्हारे पास 60 दिन, मैंने सारी चीजें चेक करी, इनअप्रोप्रिएट तो नहीं है, डिसेप्टिव तो नहीं है, कोई इसमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कोई नाम मिलती जुलती कंपनी ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है, सही है। मैंने सारी चीजें चेक करके मैंने आपको गो हेड दे दिया। आपके 60 डेज स्टार्ट हो गए। अब आपने 60 डेज के अंदर क्या करना है, आपने मेमोरेंडम आर्टिकल ये सब बनाना है। मेमोरेंडम के अंदर क्या, ये सारी 5 चीजें आपने डालनी है। प्रिंसिपल आपने सेलेक्ट करना है क्या होगा आपका, सही है। ये सारी चीजें बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लॉ को आगे कनेक्ट करेगा। ये चैप्टर जो नहीं समझ पाया वो लॉ नहीं समझ पाया। अब आप पूछिए। ये जो है ना शैल टेक लेस देन 1 शेयर वाली बात, नॉट शैल नॉट टेक लेस देन 1 शेयर, कम से कम 1 शेयर ले। शैल टेक लेस देन 1 शेयर, नो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शैल टेक लेस देन 1 शेयर, सही है जी। अब देखिए पहला है मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी लिमिटेड, सही है। गारंटी लिमिटेड वो कंपनी होती है जिसके आप जो है मेंबर अग्री करता है कि अगर कंपनी खत्म हो जाए तो मैं इतना पैसा दूंगा, सही है। आप शुरू की क्लास जरूर लीजिएगा बेटा, क्योंकि बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्लास से पहले ना आप लें चैप्टर नंबर 1 कंपनी की क्लास है, पूरी लें। अगर कोई चीज़ उसमें लग रहा है रिकॉर्डिंग में कोई इशू है, कुछ है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अगली क्लास से आधे घंटे पहले बुला लूंगा, सही। मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, वो जिसने नहीं समझा ना वो ये समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। आज की क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, आप इसको दोबारा भी ले सकते हैं। अच्छा ये अच्छा मैंने देखा नहीं बेटा, मैं जवाब दे रहा हूँ, क्या पूछा था तेरे, क्या चीज, बिल्कुल
देखिए रेस्ट्रिक्शन में क्या होता है, दो चीजें, एक प्रोहिबिट का मतलब होता है कि आप मना है, वो तो किसी सूरत भी आप कोई चीज नहीं कर सकते। प्रोहिबिट जो है, रेस्ट्रिक्शन में ये होता है कि आप पे पाबंदी जरूर है, लेकिन क्या कोई ना कोई उसका वे आउट है कि आप वो कर लें तो वो पाबंदी खत्म हो जाती है। जैसे अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें लाइसेंस रिक्वायर्ड है, इसका मतलब क्या वो बिजनेस रेस्ट्रिक्टेड है, या लाइसेंस लेंगे तो आप कर सकते हैं। आपका ऐसा बिजनेस है जो मना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई शराब की कंपनी बना रहे हैं, पाकिस्तान के लॉ में मना है, तो वो अगर आप बनाएंगे तो प्रोहिबिटेड है, वो तो आपकी बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएगी। क्लियर है बेटा? थैंक यू। अच्छा, आप कह रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी लिमिटेड होगी तो उसका मेमोरेंडम किस तरह बनेगा? नेम ऑफ द कंपनी विद द पैरेंथेसिस एंड वर्ड गारंटी लिमिटेड, वही बात, पुरानी वाली बात रिपीट हो रही है, ये बात रिपीट हो रही है। वहां उसने सारी बता दी थी, यहाँ वो अपने सिर्फ गारंटी लिमिटेड वाली बता रहा है, सही है। एज लास्ट वर्ड्स ऑफ इट्स नेम। नंबर 2 देखिए, वो भी रिपीट हो रहा है। फॉर द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज द प्रोविंस और पार्ट ऑफ द पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ प्रोविंस एज द केस में बी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएट। क्या उज़ैफा रिपीट हो रही है? एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है। यहाँ कहाँ चेंज आना चाहिए उज़ैफा, आप बताइए, इन पांचों में से यहाँ कहाँ चेंज आना चाहिए? शेयर्स में चले आएगा, और लायबिलिटी स्टेटस में आएगा। ये वहाँ लिमिटेड बाय शेयर था, लिमिटेड बाय गारंटी है। देखें फिर कह रहा है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सेम, द कंपनी शैल हैव अंडरटेकिंग सेम, दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड सेम। है तो लिमिटेड ना, गारंटी लिमिटेड है लेकिन है लिमिटेड। अमाउंट दैट ईच मेंबर अंडर, अब देखिए यहाँ पे वो वाली बात आ रही है गारंटी लिमिटेड वाली। गारंटी लिमिटेड में क्या चेंज होता है? वो कह रहा है देखें, गारंटी लिमिटेड में क्या होता है कि आप जो है मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसमें आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आपने शेयर नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिए ना, वहां पे आप लिखेंगे कि भाई इतना, ए मिस्टर एम जो है, ये मुस्तफ़ा, सही है, उज़ैफा और ये शेख साहब और ये बुरहान, ये कितना अमाउंट अग्री कर रहे हैं कि ये देंगे इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी खत्म हो रही होगी तो एक कितना अमाउंट ये लोग देंगे, ये पूरा अभी हम पढ़ते हैं, इसको दोबारा पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अमाउंट दैट ईच मेंबर अंडरटेक्स, अंडरटेक्स पॉजिटिव, ये प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है, पास्ट में बात नहीं कर रहा। अंडरटेक्स क्योंकि अभी दिए नहीं है, देगा, सही है। अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। एसेट्स ऑफ द कंपनी मतलब कि इसका मतलब ये कि जब वाइंड अप हो रही होगी तो आप कोई चीज कंपनी को दे रहे हैं तो वो एसेट ही बनेगा ना कंपनी का, क्योंकि आपने दे के वापस नहीं लेना। एक होता है आप उधार दे रहे हैं, वो लायबिलिटी है, लेकिन आपने एसेट में क्यों कह रहा है? क्योंकि आपने दे के कंपनी से वापस नहीं लेना। कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप व्हाइल ही इज अ मेंबर विद इन 1 ईयर आफ्टरवर्ड। जो मैंने ये बात बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गारंटी लिमिटेड में जो उज़ैफा जो लायबिलिटी है आपकी, जो जितना आप लिख रहे हैं इसके अंदर के, फॉर एग्जांपल ये 100 शेयर मुस्तफ़ा ने लिए और ये एक शेयर है 10 रुपए का, तो मुस्तफ़ा की लायबिलिटी कितनी हो गई? 1000 रुपए की, सही है। अभी क्या कर रहे हैं, आपकी लायबिलिटी 1 साल तक चलती रहेगी, अगर जब तक आप छोड़ के भी चले गए, सही है। अगर आप हैं मेंबर और कंपनी वाइंड अप हो गई तो ये है, मुस्तफ़ा ने भी देने, मैंने भी देने, सब ने देने, सही है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब ने अपने अपने पैसे देने। अगर मेंबर रहते हुए, अगर मेंबर रहते हुए आप कंपनी वाइंड अप हो गई तो आपने ये सारे पैसे देने। लेकिन अगर आप कंपनी वाइंड अप नहीं हुई, आप छोड़ के चले गए, फिर भी आप 1 साल तक लायबिल रहेंगे, 1 साल तक जिम्मेदार रहेंगे कि अगर उस 1 साल के अंदर, मिसाल के तौर पे 1 जनवरी को मुस्तफ़ा छोड़ के चले गए कंपनी, लेकिन मुस्तफ़ा कब तक लायबिल रहेंगे? 31 दिसंबर तक। अगर इस दरमियान कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो भी मुस्तफ़ा को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो भी मुस्तफ़ा को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दरमियान कभी भी हो जाए। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि लायबिलिटी जो मुस्तफ़ा की है, जो मुस्तफ़ा ने अग्री किया है, वो ड्यूरिंग हिज मेंबरशिप तो है ही, लेकिन मेंबर खत्म होने के बाद भी कितने टाइम तक है? 1 साल तक है। अब देखें, ये आप लोग समझ गए 1 ईयर वाली बात। अब देखें इसके अंदर थोड़ी टेक्निकल बात कर रहा है वो, थोड़ा सा फोकस हम बढ़ा देंगे। क्या कह रहे हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। अमाउंट दैट ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ा दें, थोड़ी सी बात टेक्निकल होगी अब। अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप व्हाइल ही इज अ मेंबर और विद इन 1 ईयर आफ्टरवर्ड्स, सही है। ये तो उसने बता दिया कि तुम लायबिल होगे, फॉर किस चीज के लिए लायबिल होगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या बताओ, अगर मुस्तफ़ा 1 जनवरी को चला गया, मुस्तफ़ा 1 जनवरी को चला गया, हमने कहा यार चलो अच्छा ही हम 3 में हैं, हमने कहा चलो यार ऐसा करते हैं, इसके कोई लोन एग्रीमेंट वगैरह ऐसे कर देते हैं, अच्छा हम तीनों की जो सजा है वो इसको भी मिलेगी। कोई भी ऐसा गेम कर देते हैं जिससे सिर्फ 3 नहीं, इसको भी लेके डूबेंगे।
तो क्या ये जायज़ है? क्या ऐसा होना चाहिए? लॉ भी ये कहता है, लॉ कहता है देखो लायबिलिटी तो मुस्तफा की है, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट्स और उन जैसे कहते हैं अग्रीमेंट्स के लिए जो मुस्तफा के टाइम पे हुए थे। वाइंडिंग अप अगर हो गई इस दरमियान, देखिए मैंने सुन ले, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, अगर इस दरमियान वाइंडिंग अप हो गई तो वाइंडिंग अप के जो एक्सपेंसेस है वो तो मुस्तफा देगा, लेकिन हाँ बाकी भी देंगे, वो तो सब देंगे। अब इसे उसकी बात हो रही है जो जा रहा है, मुस्तफा वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस तो देगा। वाइंडिंग अप क्या होती है? कंपनियां खत्म करना। अब खत्म करने के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सही है, वो जब वाइंडिंग अप में जाएंगे देखेंगे, वो तो कह रहे लॉ कह रहा है सही है, मुस्तफा जा रहा है 1 साल के दरमियान वाइंडिंग अप हो गया, वो तो मुस्तफा को देनी ही है, लेकिन कह रहा है अगर कोई ऐसा लोन अग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो मुस्तफा के टाइम जाने के बाद किए, उसके लिए मुस्तफा लायबिल नहीं है। मगर उसमें उसका क्या अमल दखल है? वाइंडिंग अप के लिए देना, मेमोरेंडम में आपने क्या लिखा था कि इवेंट ऑफ बीइंग वाइंडिंग अप आप देंगे, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स के लिए क्यों दे जिसमें मुस्तफा मौजूद ही नहीं था? हो सकता है वो मना कर देता, बोलता नहीं भाई तो घाटे का सौदा है, क्यों कर रहे हो, ये लायबिलिटी क्यों इंकर कर रहे हो? लॉ भी यही बात करता है, लॉ भी यही बात करता है। देखें क्या कह रहे हैं, फॉर पेमेंट्स ऑफ द डेट, देखें नोट्स में देखें, फॉर पेमेंट्स ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर ही सीजेस टू बी द मेंबर। कह रहा है वो डेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए मुस्तफा रिस्पॉन्सिबल क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ही है, लेकिन जो एग्जाम्पल कोई लायबिलिटी आ रही है 30 जून के एक लोन डिफॉल्ट कर गई कंपनी, सुने 30 जून पे ये जो हमारी कंपनी थी जिसमें हम ये सारे लोग थे, ये डिफॉल्ट कर गई 30 जून को एक लोन। अब वो लोन लिया गया, अगर अब देखिए मुस्तफा कब लायबिल होगा, अगर वो लोन, अब मिसाल के तौर पे, तो ये सब समझे 2021 की बात हो रही है, मिसाल के तौर पे, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ ना 2021। अब मिसाल के तौर पे अगर ये लोन जो है हमने लिया था किसको कर लें, अगस्त 2020, क्या मुस्तफा लायबिल है? उज़ैफा आप बताएंगे, अभी आप दोनों खामोश रहेंगे। मुस्तफा लायबिल है, सही है। शेख साहब आप बताएं, क्या आप मुस्तफा लायबिल है? 30 जून से लेकर अगस्त तक। आपने लगता सवाल ही नहीं सुना, आप लगता है सवाल ही नहीं सुना आपने, वरना आप ठक जवाब देते। आप बताएं क्या मुस्तफा लायबिल है इसमें? नहीं लायबिल है भाई, मैंने कहा मैंने लॉ कह रहा है कि उन लायबिलिटीज के लिए मुस्तफा लायबिल होगा जो उसके मेंबर होने के टाइम पे थी। यहाँ अगर इस तारीख को लोन लिया गया था तो मुस्तफा तो मेंबर ही नहीं था, मतलब मैं डेट्स में नहीं उलझा रहा, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 30 दिसंबर कर दो इसको, 30 दिसंबर कर दो इसको। अगर ये लोन अगस्त में लिया गया था तो मुस्तफा लायबिल नहीं था, क्यों? मुस्तफा तो 1 जनवरी को चला गया। लेकिन अगर यही लोन 1 अगस्त या जो भी अगस्त है 2020 को लेके गया, तो फिर आपकी बात बिल्कुल सही थी कि मुस्तफा लायबिल होगा। क्लियर है? लॉ बड़ी इंसाफ की बात कर रहा है इसके अंदर। फिर कह रहा है एंड, अब देखो कह रहे हैं, पहली बात क्या करी उसने कि किसके लिए लायबिल होगा, वो पेमेंट्स ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटीज जो उसके मेंबरशिप के टाइम पे थी। फिर किसके लिए लायबिल होगा, कॉस्ट चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड कॉस्ट चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। यहाँ तक पढ़ते हैं, कॉस्ट चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप क्या मतलब, सही जाहिर सी बात है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जब भी कंपनी वाइंड अप हुई तो उसके कॉस्ट चार्जेस के लिए ये लायबिल मुस्तफा होगा। हमको उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इसका हो ये था या नहीं था, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 2022 में अगर वाइंड अप होती है तो फिर नहीं होगा, किसी भी चीज के लिए नहीं। हाँ मुस्तफा फिर किसी भी चीज के लिए नहीं होगा। ये भी गुड क्वेश्चन, ये ध्यान में आना चाहिए कि अगर 2022 में कंपनी वाइंड अप होती है, अगर फॉर एग्जांपल कंपनी वाइंड अप होती है अप्रैल 2022, तो फिर मुस्तफा लायबिल नहीं होगा, फिर हम 3 लायबिल होंगे जो उस वक्त के मेंबर्स हैं। दूसरे में अब देखिए आगे पढ़ते हैं, शेख साहब थोड़ा फोकस बढ़ा दें। कह रहा है कॉस्ट चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड फॉर, अब देखिए यहाँ पे काम की बात आ रही है, एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्फ। सही है, इसका क्या मतलब है? ब्रैकेट वाली बात इतनी काम की नहीं है, इसका क्या मतलब है एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्फ? देखिए सब इधर देखें, मुस्तफा की लायबिलिटी कितनी थी? 1000 रुपए की, सही है। शेख साहब की लायबिलिटी कितनी थी? 2000 की, सही है। उज़ैफा की कितनी थी? 3000 की, और मेरी कितनी थी? बुरहान की 4000 की लायबिलिटी थी। अच्छा, एक बंदे ने आया मुस्तफा को, उसने पकड़ लिया कि यार भाई तुम जो, यार मेरे पैसे तुम लोगों ने खा लिया, मुझे पैसे वापस करो, XYZ जो भी सिचुएशन थी, वाइंडिंग अप हो रही है। सुनिए सब इधर देखें, मुस्तफा ने उसने कहा भाई तुम मुझे जो है 6000 रुपये दे दो। मुस्तफा ने उसको 6000 रुपये दे दिए। मुस्तफा की लायबिलिटी कितनी थी? 1000 रुपये। लॉ कहता मुस्तफा के पास राइट टू रिकवर है हम तीनों से। वो आएगा बोलेगा भाई 2000 आप दो,
आपको कहेगा 3000, भाई तुम मुझे दो, बाकी मुझे कहेगा 4000 दो। सही है, अपने पैसे जो है वो रिकवर करेगा, क्यों? क्योंकि उसकी लायबिलिटी तो सिर्फ इतनी ही है ना जितनी उसने अंडरटेक की है। सही है, लॉ कह रहा है भाई सही है, अगर उसने दे दिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है, मुस्तफा नहीं इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी। लॉ कह रहा है कि अगर कोई भी आपने ज्यादा अपने पैसों से दे दिए तो आपका राइट है कि आप सामने वाले से रिकवर करें। क्या कह रहा है? एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ किस चीज के लायबिल है मुस्तफा? मुझे देखें क्या कह रहा है, देखो चीजों को कनेक्ट करो, कॉन्टेक्स्ट में देखो हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें। पॉइंट नंबर 6 में, पॉइंट नंबर 6 की चीज का था कि आपकी लायबिलिटी क्या है? ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट वाइंड अप व्हाइल ही इज अ मेंबर और विद इन 1 ईयर आफ्टरवर्ड। तो चाहे आप मेंबर होते हुए आप ज्यादा पे कर दो, या आप मेंबर सीज हो गए लेकिन इस दरमियान माइंडिंग अप हो गई, आपने ज्यादा पे कर दी, दोनों हिस्सों में आपके पास राइट है कि आप बाकियों से हमारा शेयर रिकवर कर लें। क्या कह रहे हैं? एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्व्स। सही है, इसके लिए भी ये भी उसकी लायबिलिटी है। सही है, अगर वो किसी ने ज्यादा दे दिए तो ये भी उसको वापस करेगा, अगर इसने ज्यादा दे दिए तो ये दूसरों से रिकवर करेगा, प्रोपोर्शनली वापस देगा। नहीं बिल्कुल। लेकिन अगर ये 2022 में हो रहा हो, नहीं 2022 में तो इसका कोई लेना देना ही नहीं होगा, वापस ले ही नहीं सकता। नहीं ये देगा ही नहीं, ये देगा ही नहीं, बोलेगा लॉ की तरफ से मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर 2022 में इसके पास कोई आ गया इस डेट पे, कोई बैंक आगे खड़ा हो गया कि लॉ है मेरे पैसे वापस करो, बोलेगा भाई मैं क्यों नहीं, ये भी बाकियों से नहीं ले सकता। नहीं नहीं, इसने देखो पहली बात ये कि हुज़ैफा देखिए अगर अप्रैल 2022 में हो रही है तो ये देगा ही नहीं कुछ, इसकी लायबिलिटी ही नहीं, इसकी लायबिलिटी है 31 दिसंबर 2021 तक, 22 में तो इसकी जीरो लायबिलिटी है। सही ना, तो इससे कोई मांगेगा ही नहीं, ये दे रहा तो बेवकूफ है, कोई भी मेंबर नहीं देगा, देगा तो फिर वो रिकवर भी नहीं कर सकता, कैसे रिकवर करेगा? लोग लॉ बाकी मेंबर्स कहेंगे ना आपने दिया क्यों, आपको किसने कहा था इतना होशियारी दिखाने की, आपकी लायबिलिटी नहीं दी। सही है, सही है शेख साहब, बैठ। अच्छा देखिए आ जाए इसके चैप्टर पेज नंबर 1 पे। सही है, क्या करा क्विक रिकैप का आते थे तुम लोग का, रिकैप हो जाएगा, उसको बच्चा पढ़ भी लेगा थोड़ा। अब टाइम मिला है ऐसा जिसमें क्लास नहीं ले पा रहा तो उसका भी थोड़ा भला हो जाएगा, तुम लोगों को थोड़ा दोबारा एक दफा पढ़ लो। अगेन पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा स्पीड में। सही है, तुम लोग जो है देखो कि तुम लोगों को कितना याद है चीजों को। देखो देखिए हमने पढ़ा था कि यार कोई भी आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो 3 फॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस है, तुम लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करो। सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप एंड कंपनी। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है कि एक ही बंदा होता है, वही अपने नाम से रजिस्टर्ड होता है कंपनी। लॉ कहता है, बिल्कुल लॉ कहता है कि देखो मैं तुम्हारे बिजनेस को नहीं जानता, मैंने एक लॉजिक बताई क्यों नहीं जानता, क्योंकि बिजनेस उसका रजिस्टर्ड नहीं। सही है, वो उसने कोई कंपनी नहीं बनाई, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई। लॉ कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें भी क्यों जानता हूँ? टैक्स पर्पस के लिए कि तुमसे टैक्स रिकवर करना है। सही है, पार्टनरशिप हम सेपरेटली अपनी लॉ में देखेंगे। तीसरी चीज आती है कंपनी। कंपनी में उसने बोला था कि लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी क्यों है शेख साहब, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा आप बिल्कुल, लीगल एंटिटी इस वजह से कि इट इज फॉर्म्ड अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड वाइंड अप अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ। जब भी ये जो है एक लीगल एंटिटी है, फिर हमने पढ़ा फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्यों कहा? प्राइवेट कंपनी हो तो मिनिमम 2 लोग होते हैं, पब्लिक में 3 होते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही मेंबर होता है। सही है, बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू रन अ बिजनेस। क्यों रन अ बिजनेस का? क्योंकि खैराती काम आप नहीं कर सकते, कंपनी बना के प्रॉफिट मेकिंग आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने पढ़ा, मुस्तफा में इसी पेज पे आ रहा है नीचे। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ा। प्राइवेट कंपनी क्या थी? ये वो कंपनी है जिसके आर्टिकल्स में 3 चीजें आ रही हैं। क्या? कि रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ शेयर। अगेन रिस्ट्रिक्शन वाली बात मैंने क्या बताई थी कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये कतई नहीं होता कि आपने एक दफा शेयर खरीद लिया तो आप मरते दम तक नहीं बेच सकते। आप बेच सकते हैं लेकिन उसको ओपनली नहीं बेचेंगे। ये रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर। नंबर 2 क्या? लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू मिनिमम 50। सही है, मिनिमम टू मैक्सिमम 50। और 50 में एम्प्लॉइज नहीं आएंगे। सही है, और फिर अगर आप प्रोहिबिट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते, आप प्रोहिबिटेड है कि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। इसकी लॉजिक मैंने बताई थी कि लोग कह रहा है देखो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी मुझे कोई फर्क तो करना है। जो आपने कहा है प्राइवेट कंपनी या फिर खानदान के कुछ लोग दोस्त यार मोहल्ले वाले मिलकर बना रहे हैं, तो अब इसको ओपन दुनिया में क्यों उसको लेके जा रहे हैं, जनरल पब्लिक तक क्यों जा रहे हैं, क्यों एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्यों बैंक में जाकर ब्रोशर बांट रहे हैं, क्यों आप टीवी पे स्टार दे रहे हैं, क्यों आप बिलबोर्ड लगा रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, क्यों ये सारे काम कर रहे हैं जब आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनी है जिसमें ये सारी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सही है, पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी द कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी।
सर सिर्फ शेयर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल। बाकी तो एडवर्टाइजमेंट कर बाकी कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ही कर सकते हैं हमने। सही है। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिंगल नंबर कंपनी वो कंपनी होती है जो जिसका एक ही मेंबर होता है, वही उसका कर्ता धर्ता होता है। फिर हमने पढ़ा था पब्लिक लिस्टेड और पब्लिक अनलिस्टेड। पब्लिक लिस्टेड हो या पब्लिक अनलिस्टेड हो, दोनों सेम कंपनी होती है, सिर्फ फर्क ये है कि हमारे इदारा होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप वहां पे जाके लिस्ट हो जाए, वहां पे जाके आप लिस्ट क्यों होते हैं, आप बोलते हैं कि भाई मुझे जनरल पब्लिक से पैसा चाहिए, जनरल पब्लिक से पैसा लेने के लिए जब आप चले जाएं तो आप जो है पब्लिक लिस्टेड कहलाते हैं। अगर आप नहीं जाएं तो पब्लिक अनलिस्टेड होता है। पब्लिक अनलिस्टेड, क्या पब्लिक अनलिस्टेड लिस्ट हो सकती है? ऑप्शन खुला है, बिल्कुल हो सकती है, ऑप्शन खुला है। क्या प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो सकती है? नहीं हो सकती, पहले उसको पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद में पढ़ा था सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी क्या है, अकाउंटिंग टर्म में आप पेरेंट कंपनी भी कहते हैं। ये कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनी होती है जिसके अंदर नहीं, जिसके, जैसे मैं अगर बना भी लेता हूँ ABC B जड़ा हो गया, ABC और XYZ। अब देखिए इसी में समझ लेते हैं हम कि क्या है, इसके अंदर 100% शेयर है, ये क्या है? होल्डिंग कंपनी है। सब्सिडरी में वो क्या कहते हैं कि जिसके अंदर किसी दूसरी कंपनी की 100% शेयर, मतलब 50% शेयर हो, वो सब्सिडरी। होल्डिंग क्या है? जिसके पास दूसरी कंपनी के शेयर हो, होल्डिंग। सब्सिडी क्या है? जिसके अंदर किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर हो, वो होल्डिंग। समझ में आ रहा है? जिसे पल्ले पढ़नी सही है। अच्छा, फिर उसने कहा नंबर 2 क्या होता है विदाउट होल्डिंग और सब्सिडी बनने का कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास इतने शेयर नहीं है, आपके पास कितने हैं? 20% शेयर है, आपके पास कितने हैं? 20% शेयर है, लेकिन XYZ में डायरेक्टर बैठे हैं 7, उसमें से 6 डायरेक्टर किसके हैं? ABC के। तो अगर अभी भी ये होल्डिंग सही, क्योंकि इसके पास कंट्रोल आ गया। और सही, कंट्रोल किस तरह आ गया कि 7 में से 6 इसके, मेजॉरिटी डायरेक्टर इसके बैठे हैं, और है बीच में या तो मोर देन 50 हो, सही है, या तो ग्रेटर देन 50% हो, या क्या हो? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड हो। तो भी मेजॉरिटी का बोला है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड मेजॉरिटी वाला 50% ही वाला, बिल्कुल यहाँ पे 50%। तो मतलब या तो 50% से ज्यादा डायरेक्टर हो, या क्या 50% से ज्यादा शेयर हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? ये इसके कितने हैं? इसके पास इसके 100% है। इसने एक कंपनी बनाई है PQR, इसके अंदर 100% है। ये क्या कहलाता है मुजफ्फर? ये इसने इसके अंदर की होल्डिंग क्या? डायरेक्ट। अच्छा, क्या ABC और PQR का कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल है। क्या है? ABC क्या है? दादा। सही है, बिल्कुल सही। और ये क्या है इसकी? बिल्कुल। तो क्या ये होल्डिंग कह सकते हैं उसकी? सही, इनडायरेक्टली कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? देखो लॉ कहता है, देखो लॉजिक के तहत अगर हम बात करें, देखो यार तुम्हारे पास जो कुछ भी है पूरा मेरा है, तो तुम जो आगे दे रहे हो तुम्हारे पास अपना क्या है? तुम ये कैसे कह सकते हो कि इससे मेरा ताल्लुक नहीं? बोले भाई तुम्हारे पास जो भी है वो सब मेरा है, तुम आगे जो भी वो लगा रहे हो कहीं पैसा, वो भी मेरा है। ये क्या है? ये है इनडायरेक्टली। सही है, ये आपने पढ़ लिया था। सब्सिडरी पढ़ लिया, होल्डिंग पढ़ लिया था। ABC XYZ की 6/7 डायरेक्टर्स रखती है, सही है, ये कंपोजिशन ABC XYZ की होल्ड करती है, और XYZ उसकी वोटिंग सिक्योरिटीज होल्ड करती है PQR की। तो भी होल्डिंग, हां होल्डिंग है। दो जरूरी फॉर एग्जांपल, चलो अच्छी बात है, यहाँ पे 20% है, यहाँ 6/7 है। अभी क्या है? कंपोजिशन के थ्रू कर रहे हैं, यहाँ से नहीं कर रहा, लेकिन कंपोजिशन और लिखा है दोनों में, या तो 50% का शेयर हो या कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड कंट्रोल कर रहा है। यहाँ इसके थ्रू कर रहे हैं, इसके थ्रू नहीं कर रहा। अब यहाँ पे XYZ के 100% शेयर है, बात तो वही ना, थोड़ी कि ये भी इसके अंदर इसी तरह कंट्रोल हासिल करे, और लिखा हुआ है दोनों में से कोई भी तरीका हो सकता है। ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने कोई बच्चों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये डेफिनेशन आप खुद भी पढ़ लें, कोई ऐसा वो नहीं है। असल जो है मैं इससे रिकैप करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, चलो यार टाइम मिल गया तो ये बच्चा थोड़ा सा कवर अप कर लेगा। इसके बाद हमने पढ़ा था, ये अच्छा है तुम लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक वो कंपनी होती है, और लॉ कहता है कि देखो अगर आपको खैराती इदारा बनाना है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एक तो ट्रस्ट कहता है, ट्रस्ट एक्ट के थ्रू कहता है कि आप ट्रस्ट बना लो। लॉ कहता है आप मेरे साथ मिलकर भी एक कंपनी बना सकते हो, जिसका आप कहेंगे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कहेंगे। इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड।
लिमिटेड का वर्ड लगाने की जरूरत नहीं, जिसका अभी मेमोरेंडम में पढ़ा ना कि लिमिटेड लगाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर लिमिटेड लगाएंगे, पब्लिक लिमिटेड है तो ओनली लिमिटेड लगाएंगे, गारंटी लिमिटेड है तो गारंटी लिमिटेड लगाएंगे। तो वो कह रहा है लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, लेकिन लिमिटेड का वर्ड यूज करने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। इससे क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि लॉ अपने आपने जैसे कहते हैं ना, अपने कानून के तहत इजाजत दे रहे हैं कि आप एक फाउंडेशन टाइप की चीजें भी बना सकें। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या फायदा होता है कि आपके घर बार ये सारी चीजें नहीं बिकती। सही। लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा ये होता है। फिर उसने बता दिया कि ये चीजें आप करेंगे तो ही मैं आपको इजाजत दूंगा। क्या हो गया? साइंस पार्ट कर रहे हो, कल्चर वगैरह ये सारी चीजें कर रहे हो। आपका डिविडेंड के थ्रू आप कोई पैसा घर नहीं लेके जा रहे हो। क्यों? मैंने एक चीज बताई थी कि सैलानी सेंटर को आपको देते हैं डोनेशन, तो आप वो मौलाना बशीर अहमद फारूकी के घर में अनाज डालने के लिए, उनके बच्चों की अयाशी के लिए नहीं देते। आप किसको देते हैं? गरीब गुरबा को देते हैं। तो लोग कहता है देखो ये आप लोग घरों में नहीं बांटेंगे अपने, ये जो है आप कोई चीज जो है लेके नहीं जाएंगे घर में, जो है वो उसी का पैसा वही रीइन्वेस्ट होगा, उसका प्रॉफिट वही रीइन्वेस्ट होगा। आप डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सही है। डिविडेंड क्या होती है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सही है। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आपने किसी कारोबार में कोई पैसा लगाया, बोलेंगे इसका रिटर्न मिले। रिटर्न कंपनीज में किस तरह मिलता है? ऐसा नहीं होता रिटर्न कंपनी में मिले, आपने एचआई बैंक में पड़ा गाँव में दे दो, नहीं ऐसा नहीं होता। कंपनी को रिटर्न मिलता है थ्रू आपको डिविडेंड मिलता है। लेकिन वो यहाँ कह रहा है कि आप डिविडेंड नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट है। नॉट फॉर प्रॉफिट जो है उसका प्रॉफिट उसी के अंदर इन्वेस्ट होता है, वो बढ़ता नहीं है। सही है। जब फिर इसने बताया था कि जैसे मैंने अभी आपको चीज बताई कि ये चीजें करेंगे तो ही वो इजाजत देगा। एससीसी भी कहता है कि मैं लाइसेंस को आपकी रिवोक कर दूंगा, लाइसेंस को मैं आपकी रिवोक कर दूंगा। क्या वजह हो सकती है उसकी? ये जो चीजें आपको बताइए, ये सारी चीजें फॉलो ना की, प्रॉफिट घर ले गए, डिविडेंड आपने बांट दिया, तो ये आपने इंटेग्रिटी के अगेंस्ट काम किया, ये सारी बातें लिखी देखकर रिवर्स। बिल्कुल सही आपने, आप लोगों ने भी सही जज किया था कि बगैर नीचे पढ़े अगर मैं पूछूं कि यार क्या होगा, तो जो चीजें के लिए अलाउ किया गया इसमें कोई चीज आप नहीं कर रहे, तो ये आप जो है वो ग्रैब कर इसको रिवोक कर देगा। अफेक्ट क्या होगा जी? अब ये चार्ट के थ्रू पहले समझ लें, पढ़ लीजिएगा आप इसको घर जाके, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। क्या हो गया? चार्ट कहाँ गया? ये चार्ट पे आइए, पेज नंबर 9। अगर नहीं कमीशन आपका लाइसेंस रिवोक करता है तो आपको 90 डेज के अंदर क्या करना है? 90 डेज के अंदर क्या करना है? एसेट्स नेट ऑफ लायबिलिटीज जो है आपको ट्रांसफर करनी है। क्या? सिमिलर कंपनी में। देखो वो कहता है कि अगर ईडी सेंटर बंद हो रहा है तो कह रहा है ऐसा नहीं कि आपको पैसा घर लेके चले जाएं, आप जो है जो काम ईडी कर रहा था उसी की तरह की दूसरी कंपनी ढूंढे, वही जो काम कर रही हो उसको पैसा दे दें। सही है। ताकि वो जो पैसा लोगों का जो मुस्तफा ने इन्होंने आपने जो ज़कात खैरात सदका अपना दिया था वो किसी के घर नहीं जाए, वो उसी मकसद में लगे जिस मकसद के लिए आपने दिया। आपका इससे कतई कोई ताल्लुक नहीं होता कि वो सैलानी दे, ईडी दे, आपका एरिया वो बढ़ जाए, मुस्तकिन तक पहुंचे। सही है। नंबर 2 क्या? 90 डेज के अंदर आपको क्या करना है? क्या नाम है उदैफा? 90 डेज के अंदर क्या करना है? आपको अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज किसी सिमिलर कंपनी में ट्रांसफर करना है। नेट एसेट नेट ऑफ लायबिलिटी। सही है। इसके बाद वो कह रहा है विद इन 15 डेज ऑफ द अबव ट्रांसफर। अब तो तुम ऐसे पूछूंगा वो चीज जो आप लोगों ने सही बताई, विद इन 15 डेज ऑफ द अबव ट्रांसफर आपने क्या करना है? बोर्ड ने क्या करना है? बोर्ड ने जो है एक रिपोर्ट फाइल करनी है टू द रजिस्ट्रार। मुझे एक बात बताइए देखो, अगर 1 जनवरी को, अज्यूमिंग एवरी मंथ हैज 30 डेज, हम उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे, 1 जनवरी 2021 को क्या हुआ? लाइसेंस रिवोक कर दिया उसने। सही है। और जो है इन्होंने क्या किया? जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 मार्च को इन्होंने नेट एसेट ट्रांसफर कर दिए, 15 मार्च 2021 को। तो ये विद इन 15 डेज ऑफ द, ये कब, इसकी डेट क्या होनी चाहिए? देखें पहले 15 डेज वाली बात पढ़ लें। विद इन 15 डेज क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ द नेट एसेट। विद इन 15 डेज ऑफ द अबव ट्रांसफर ऑफ द नेट एसेट क्या करना होगा? वो 30 मार्च। वेरी गुड, आपने भी सही जवाब दिया। 30 मार्च होगा ये 90। वो ये नहीं कह रहा कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द अबव पीरियड, within 30 days from within 30 days or within 15 days from the end of 90 days नहीं कह रहा, वो कह रहा है of the above compliance। तो ऊपर वाले काम कर ले, उसके 15 दिन के अंदर बोर्ड ने रिपोर्ट देनी है। फिर क्या होगा? 30 दिन के अंदर जब वो within 30 days of the acceptance of the above report, रजिस्ट्रार बोलेगा हाँ मैंने आपकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली, उससे 30 दिन, जिस दिन रिपोर्ट दी उस दिन नहीं, मिसाल के तौर पर 30 तारीख को रिपोर्ट दी है और उसने एक्सेप्ट करी है 4 अप्रैल को, तो यहाँ से 30 दिन काउंट होंगे।
तो यहाँ से कह रहा है विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट आप क्या करेंगे, बोर्ड जो है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अप इनिशिएट कर देगा। पिछले सेक्शन में सारी चीजें की बातें लिखी हुई हैं। आइए, हाँ खत्म हो गया, इसके पास पर आइए देखने पास पर इसके अच्छा हो जाएगा ना, लेकिन फिर यार ऑनलाइन में दोबारा करना पड़ेगा। बेसिकली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं था इनमें। सारे ऑनलाइन वाले थोड़ी छोड़ेंगे, कहेंगे हमें भी कराएं, उनको कब कराऊंगा। वैसे शायद थ्योरी दे वो स्पेशल में यार इसमें थ्योरी है, देखिए इसमें सिर्फ क्या किया मुझे ये लोग वैसे चेक करो सारे देख लें। देखिए जब मैं एक बात कहता हूँ, जो ये वाले जो पास पेपर है बहुत सिंपल है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। मैंने आपको कहा था एक टेक्निकल सेक्शन है इसका, जो जिसमें ये मैंने चार्ट बनाया है, ये मुझे पूछा नहीं अच्छे लेवल पे, इसमें डेट्स वगैरह में घुमा के आपको सिनेरियो दे सकते हैं। 8 नंबर का बोले बताओ एज पर कंपनी एक्ट बताओ इसमें कौन सी चीज कब करनी है, प्रोसीजर बताओ, प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप पूरी सारी डेट दे देगा, 1-2 पैराग्राफ में बोलेगा बताओ लिस्ट द प्रोसीजर या स्टेप वाइज बता दिए क्या वाइंडिंग अप ऑफ द एसोसिएशन नॉट। अभी तक नहीं पूछा, अभी तक नहीं पूछा, अफेक्ट ऑफ रेवोकेशन पूछ लेगा, आया नहीं अभी तक। ये अच्छा सवाल कर सकता है। देखिए मैं आपको जनरल बात बताता हूँ, इसके अंदर इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। मैं तो एक सवाल पढ़ता हूँ, ऑटम लॉ 17 देखिए आप भी, Zeta Associate intends to register as a limited liability company without adding the word limited to its name। देखिए जब आप सवाल पढ़ रहे हो ना, हमेशा याद रखो, देखो तीनों बच्चे याद रखो, जब आप सवाल पढ़ रहे हो ना, आप अपने जहन में सोचो ये आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। जब भी आप सवाल पढ़ रहे हो आपके जहन में चीज आने, देखो विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड पढ़ के आपका जहन, देखो आपको ना आप बहुत एक बड़ा कोर्स पढ़ के जाते हो, सही है, आपको उसमें से वो एक चैप्टर का एक सेक्शन से पूछता है, आपको ना आपने पहला नाम पढ़ा जीटा एसोसिएट, आपको कुछ नहीं बताओ उसने कहाँ से पूछा है, फाइनेंस से पूछा है, डायरेक्टर से पूछा है, मीटिंग से पूछा है, इनकॉर्पोरेशन से पूछा है। आपको अपनी थिंकिंग को रिफाइन करना होता है। अब आपने सबसे पहले आपने जो ये चीज जब आपने पढ़ा नॉट फॉर प्रॉफिट वाली बात, आपका एक थिंकिंग रिफाइन हो गई, आपकी कन्फाइंड हो गई थिंकिंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 1 कि चैप्टर नंबर 1 में ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है। अब एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में भी 4 सेक्शन है, सॉरी 2 सेक्शन है। अब आपको आगे का नहीं पता, अब आगे पढ़ने आपके और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगेन ये चीज आप अपनी डेवलप करें, सवाल पढ़ते हुए आपको पता होना चाहिए कि अब देखो बहुत ज्यादा जगहों पे वैसा करता है, सवाल में कुछ कहानी सुनाता है, रिक्वायरमेंट उल्टी पूछता है, सही है। अक्सर जब बाल वगैरह टीचर्स कहते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट पढ़ो फिर सवाल पढ़ो, मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ उससे टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। फिर रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, फिर आप सवाल पढ़ेंगे, फिर आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, डबल हो जाता है। आप सवाल पहले पढ़ लें, आप सवाल में जिसे कहते हैं डूब के पढ़ो, सवाल आप जितना डूब के पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड मेरी 3 अप्रोच है इसमें। रीड द क्वेश्चन में कहता हूँ नंबर 1 है, नंबर 2 अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, नंबर 3 माइंड से। अगर आपका कोई 5 नंबर का सवाल है आईक्यू में, आप लोगों को सबको पता है 1 मार्क इज इक्वल टू 1.8 मिनट, सबको पता है नहीं, सही है। 180 मिनट से आपके पास 100 नंबर का पेपर है। वो अब देखो अगर कोई 5 नंबर का सवाल है ना आपके पास, आपको उसमें लिखनी है 3 लाइनों के 3 पैराग्राफ में बुलेट पॉइंट मिला बोल के आपके तकरीबन आपने 8 से 9 लाइनें लिखनी है, 9 लाइन लिखनी है। आपका मिनट्स कितने हैं? 9 मिनट्स। मैं आपको प्रैक्टिकली आप ही देखेंगे, सही है, 9 मिनट्स आपके पास। अब आप ये रीड द क्वेश्चन में, ये रीड द क्वेश्चन में आप हो गया अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट और माइंड स्केच, और माइंड स्केच। इसमें आपने जितना अच्छा इन्वेस्ट करना सीख लिया ना, आपको ऊपर कहीं नहीं जाएगा। 9 मिनट में से ना आपने इसमें लगाने हैं 4 से 5 मिनट। बच्चे कितने? 4 से 5 मिनट, ठीक है। आप यकीन करें, कभी आप प्रैक्टिकल एक एवरेज बच्चा, एवरेज स्पीड वाला बच्चा 8 से 9 लाइनें आराम से लिख लेता है 3, साढ़े 3, 4 मिनट। कभी करके देख लेना। बस हम फंसते क्या है सवालों में, हम शुरू कर देते हैं, फिर हमें लगते हैं कि हमें लगता है ये तो इसका तो स्ट्रक्चर ही आउट हो गया। फिर हम दोबारा सवाल पढ़ते हैं कि क्या मेरा जवाब सवाल से लिंक कर रहा है। ये ऑडिट में बहुत होता है, लेकिन एकदम आपने एक चीज पे काम कर लिया नहीं, आपको हर पेपर में मदद करेगा। खास तौर पर सीए फाइनल के पेपर में, जब सीए फाइनल को इन्होंने सीए फाइनल की दुनिया बदल दी है, थ्योरी में इन्होंने सीए फाइनल की दुनिया बदल दी है। आज से 7-8 साल पहले जो सीए फाइनल था वो सीए फाइनल आपका नहीं रहा। 1.5 लाइन के क्वेश्चन, अब सीए फाइनल क्वेश्चन पेपर ही 5-5, 6-6 पेजेस का, 7-7 पेजेस का होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, 3-3 पेजेस का पेपर होता था। कैफ के 2 पेजेस 3 पेजेस का पेपर होता था। कंपनी लॉ का आज उठा के देख लो 2012-13 का पेपर, आपका कैफ का पेपर आपका 4-4, 5-5 पेजेस का कैफ का पेपर है। तो ये काम करना आपने सीखना है।
ये आपने 4 से 5 मिनट में कर लिए। देखो ये आपको जो है आपको सब कुछ सिखाएगा। रीड द क्वेश्चन में आपको रीड करना सिखाएगा। जब क्वेश्चन आएंगे इस तरह मैं दोबारा बताऊंगा, मैंने पहली क्लास में बताया था, आप मौजूद थे। अंडरस्टैंड करके मैं आईक्यू का एग्जाम में हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में रो रहा होता है कि मैं पूछता कुछ हूँ, बच्चा बता रहा कुछ। ये बच्चे की ये एग्जामिनर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके आंसर स्क्रिप्ट में जैसे इन्होंने पूरा पेज लिखा है इसमें से सही आंसर ढूंढूं। ये नहीं, ये आईक्यू की एग्जामिनर की जिम्मेदारी है। मिसाल दे रहा हूं, बात जो कह रहा हूं उसको सुनो। ये आपने पूरा आंसर लिखा है, ये आईक्यू की एग्जामिनर की जिम्मेदारी नहीं है इसमें से आपका आंसर में से करेक्ट चीज ढूंढो। क्या आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको करेक्ट आंसर। आपने कहीं मसला तो कर एक आंसर ये बेकार है, यकीन करें उसको झिझक नहीं होगी के साथ 5 मिनट दिए देंगे और उसका उल्टा मूड और खराब हो गया। इंसान ही है ये, बिल्कुल होता है। हर चीज आपकी मैटर करती है, वो आपको जाती नहीं करेगा, लेकिन एक इंसान की साइकी होती है। एक बहुत वीआईपी राइटिंग है तो उसको वो अपील करेगी। बिल्कुल कीड़े मकोड़े हैं तो वो थोड़ा सा गुस्सा दिलाएगी। जहाँ उसको जहाँ आ जाए एक नंबर और ऊपर दे सकता था ना, वहाँ वो हाथ रोक लेगा। इंसान है, मशीन नहीं है। एमसीक्यू मशीन चेक करेगी लेकिन बाकी जो इंसान चेक करेगा। तो जीरो देने को आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने 5 नंबर के सवाल में सिर्फ 3 लाइनें लिखी है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ काम की बात है, अगर सिर्फ 3 लाइनें लिखी, यकीन करें 3 लाइनें काम किया ना, वो आपको 5 में से 3 दे देगा। बिल्कुल भी नहीं जीत गए, क्योंकि आपने उसका टाइम सेव किया, उसको उससे जितना आता था काम की बात लिखी, आपने उसका खेला। लेकिन कहीं मैं एग्जाम में कमेंट ढूंढूंगा, अगर मुझे मिल गया मैं दोबारा दिखाऊंगा। 2015 किसी साल का कमेंट है, एग्जामिनर ने बड़े दबे अल्फाज, कहीं दबे अल्फाज कहीं या स्ट्रेट डाउन पे लिखा था कि आप हमें क्या समझते हैं। आप लिखेंगे कुछ भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। डॉज देने की लिटरली उसने चीजें लिखी थी कि मुझे अल्लाह करे वो मिल जाए, मैं ढूंढता हूँ वीकेंड पे। मुझे यही चीजें लिखी थी, वर्ड्स दूसरे जो उसने लिखा था, डॉज मत दो, हमें तुमसे ज्यादा पता है। लिटरली उसने लिखा था। मैं कोशिश करता हूँ ये वीकेंड पे, कोई बच्चा मुझे मैसेज भी कर देना सैटरडे की सुबह 11-12 बजे, मैं ढूंढता हूँ उस कमेंट को। 2015 का स्प्रिंग का कमेंट है, मुझे इतना याद आ रहा है। उसने लिटरली लिखा था कि यार बच्चे डॉज दे रहे हैं, क्या समझते हैं, हमें नहीं पता, हमें आपसे ज्यादा पता है। समझे ना? तो आपने ये चीज पे काम करना है। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि यार 2 नंबर के अभी आगे चीजें बढ़ेंगी। ये चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। चैप्टर के सवाल आपने बस मुझे यही चीज सिखानी है, जैसे कि आप लोग सवाल किस तरह पढ़ते हैं। तो ये अब देखो, जैसे आप यहाँ पे देखो, आपकी थिंकिंग डिफाइन होनी चाहिए। आपका जहन फिर वही सोचे, वही चैप्टर सोचे जहां से आ रहा है। आपका जहन माइंडिंग अप पे ना जाए, आपका जहन मैनेजमेंट में ना जाए, आपका जहन मीटिंग में ना जाए। जहां से आपका जहन एक जगह सोचना चाहिए और सारे पॉसिबल आउटकम आपको होने चाहिए। अभी मुझे नहीं पता कि रेवोकेशन से पूछ रहा है या इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन से पूछ रहा है उज़ैफा शेख साहब, मुस्तफा, लेकिन मेरा यहाँ पे मुझे थिंकिंग एक चैप्टर के एक सेगमेंट पे चली गई, एक सेक्शन पे चली गई। अब मैं उसके अंदर फर्दर सोचूंगा। अब देखो मैं आगे पढ़ता हूँ। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, उस जमाने में ऑर्डिनेंस था, लिस्ट द कंडीशंस व्हिच जेडे मस्ट satisfy for dispensing with the requirement of the word Conditions for section 42। बिल्कुल। अब मेरी थिंकिंग और अब मुझे पूरी रिक्वायरमेंट पता चल गई। अब मेरी थिंकिंग मजीद डिफाइन हुई। पहले मैंने पढ़ा 1.5 लाइन में, मुझे कहा यार ये एसोसिएशन नॉट ऑफ अबाउट चैप्टर नंबर 1 कंपनी के 2 सेक्शन में से किसी एक से पूछेगा। फिर मैंने आधा सवाल जब पढ़ने के बाद जो उसका दूसरा हाफ पढ़ा तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये पूछ क्या है, और पूछ क्या रहा है, सेक्शन 42 पूछ रहा है। अब आपने स्टार्ट किस तरह करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखना है, देखो आपने हमेशा उसके जवाब से, सॉरी उसके जो सवाल से आपने अपना जवाब स्टार्ट करना होता है। फंकारी करने की जरूरत नहीं है कि कोई ना तरीका। अभी हम लोग छोटे हैं, कैप लेवल के CFI में आ जाए, अपना जुमला भी बना लेना। अभी बिगनर्स है ना, थ्योरी के पहली दफा आ रहे हैं, इसका क्या बैकग्राउंड है मुझे नहीं पता, कौन लेवल्स का है, कौन मैट्रिक सिस्टम का है। आपने कोई फंकारी नहीं करनी। आपने लिखना है, फॉलोइंग आर द कंडीशंस व्हिच ZA या Zeta Associates must satisfy for dispensing with the requirement of using the word limited to। सही है। अब फिर क्या करेंगे आप, ये आपने लाइन इंट्रोडक्टरी लाइन आपने लाजमी इसी तरह की लिखनी। मैं और भी सवाल पढ़ता हूँ, वैसे मैं अपना सोल्यूशन लेके आता हूँ, लेकिन मेरा सोल्यूशन जो है मैं घर से लेके नहीं आया, मैं डायरेक्ट आ गया ऑफिस से। सही है। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप ये ऊपर की 2 लाइनें नहीं लिखेंगे। द कमीशन मे परमिट फॉर द एसोसिएशन टू बी रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विदाउट एडिंग द वर्ड। अब वो बात नहीं, वो तो सवाल से, हाँ वो सवाल से आपने उठा लिया, ये दोनों लाइनें आपकी इररिलेवेंट हो गई। तो आप लिखेंगे क्या, इट इज फॉर्म फॉर प्रमोटिंग ये, इट प्रोहिबिट। आप जब आप चाहें तो ZA भी कर सकते हैं, इट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप इट करें। क्यों? आपने ऊपर कंपनी का नाम दे दिया, या तो आप द कंपनी बोले या इट इज फॉर्म लिखें। ZA बार बार नहीं लिखना। अंग्रेजी में भी होता है ना, पहले जब हम किताब में आपके ऊपर एक पेज लिख रहा हूँ, पहले वो मुस्तफा से शुरू करूंगा, फिर बाद में ही लिखना शुरू हो जाता है ना, ही ऐसे होता है ना, बार बार मुस्तफा तो नहीं लिखूंगा ना। ये कायदे आजम का आपने बहुत सबने लिखा होगा कुछ ना कुछ,
वैसे तो पहले लिखने कहा दिया था मोहम्मद अली जिन्ना, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में ही शुरू हो जाता है आपका। तो वही वाली बात है, आप इट लिख के या जो है आप द दैट को अवॉइड करें बाद में। सही है, ये लिखने का तरीका है। एक और सवाल पढ़ते हैं आइए। सर इसके स्टार्ट में हमें ये देने की जरूरत नहीं कि नॉन प्रॉफिट है, ये रीजन भी डिविडेंड वाले पॉइंट से पता चल जाएगा उसको। नहीं जरूरत नहीं है, वो देखो वो पूछ के रखेंगे कि अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। वो आपसे क्या पूछ रही है, कौन सी कंडीशन ये कंपनी बनने जा रही है, वो चाह रही है कि मैं कंपनी बनाऊं, लिमिटेड लायबिलिटी हो उसकी, लेकिन लिमिटेड का वर्ड नहीं, बताओ उसको क्या है। तो आप वही से अपना जवाब शुरू करेंगे कि ये वो कंडीशन है जो एक कंपनी फुलफिल करेगी, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड टू इट्स। तो आपने चारों बातें। एक और सवाल पढ़ दें। अच्छा देखिए 2016 का अगर देखें, वही मंजन बेच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी ऑफन नीड्स प्रोटेक्शन ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी फॉर सच। पूछा वही है, उन्होंने सब लफाजी चेंज कर दी। However, there are certain conditions subject to the fulfillment of which an exemption may be granted to an entity from using the word limited to its name. Describe those conditions and also specify the authority who may grant such exemption। SCCB करता है। अब देखो describe those conditions। अब आपका इंट्रोडक्टरी लाइन किस तरह होगी आप बताएं, हमें क्या लिखी है इसमें इंट्रोडक्टरी लाइन? The commission may permit for the entity to be registered as a limited liability company without the addition of word limited or the limited to its name if following conditions are fulfilled। आपने उसके बाद Such an entity is exempted from using the word limited to its name if it fulfills these conditions। Such an entity कर देते हैं। Such an entity, सच आप कब कहते हैं जब किसी चीज को रेफर कर रहे हैं। आपने लिखा I read this book, such book was very good, the book was very good। आप किसी चीज को आप सच क्यों लिख रहे हैं, आप स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर का स्टार्ट ही सच से कर रहे हैं। ठीक है, सच जब लिखते हैं जब आप किसी चीज की बात पहले करके आए हो, सही है, he is a very nice man, ये वो मतलब किसी चीज की किसी ऑब्जेक्ट की बात करके आए, फिर आप उसके लिए सच बुक, सच पर्सन, सही है, समझ में आ रहा है। सच आपने ये स्टार्ट का जुमला जो आपने क्वेश्चन का स्टार्ट सच से नहीं करना, ये गलत है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस की बात है तो सच एंटिटीज की बात नहीं है। देखो उसने सवाल में बताया, वो सवाल आप जवाब में आपने कोई एक लफ्ज भी नहीं लिखा, स्टार्ट ही आप सच से कर रहे हैं। आप उसकी रिक्वायरमेंट, आप उसके रिक्वायरमेंट जरूर उठाते हैं, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि हर जगह आप एक जैसे उठा लेंगे। जब मैंने इसका आंसर खुद नहीं रेडी किया, मैंने आपको बोला, सही है, तो ये बिल्कुल आपने सही लिखा है। अब ये भी लिख सकते हैं फॉलोइंग आर द कंडीशन सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ व्हिच एन एग्जम्पशन मे बी ग्रांटेड टू एन एंटिटी फ्रॉम यूजिंग द वर्ड लिमिटेड टू इट्स नेम। सही, सवाल से उठाने हां जो कंडीशंस है ना चार, उनके बाद एडिशनल बात भी करी थी कि कमीशन जो है एडिशनल कंडीशंस भी इंपोज कर सकता है, वो बात नहीं लिखे। चार नंबर उसने दिए, हिंट दे रहे हैं, वो तो वैसे चार नंबर उसने दिए, चार पॉइंट है, चार एडिशनल बात नहीं करना जरूर नहीं। आइडेंटिफाई द फोर क्राइटेरिया स्प्रिंग 2021 वही वाली बात है। अच्छा ये अपने लिखा था लाइसेंस ऑफ सीआरए एंड इशूड अंडर वाज रिवोक्ड बाय द कमीशन ऑफ द अफेयर ऑफ सीआरए वर कंडक्टिंग ना मैंने इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन, सिंपल इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन। अच्छा ये आपने स्प्रिंग 2020 में आपने क्या स्टार्ट किया? नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैंने पहले वो किए थे ना, उसके बाद अच्छा तुम बताओ तुमने क्या लिखा है स्टार्ट? The effect of revocation license of CRA by the commission are as follows। वेरी गुड, दोनों चीजें लिखी, दोनों बातें। इफेक्ट ऑफ क्या, दोबारा पढ़ो। The effect of revocation of license of CRA by the commission are as follows। बिल्कुल, वेरी गुड। दोनों बात अलग एससीसीबी की बात भी कर दी आपने, कमीशन का जिक्र भी सही। कर और सीआरए का जिक्र भी कर दिया, कंपनी का जिक्र भी कर दिया और इसका भी कर दिया। ये लाइसेंस के आपने दो चीजें बता दी, इसके अंदर आपने बता दिया कि देखो कमीशन लाइसेंस रिवोक कर रहा है, CRA कर रहा है, लाइसेंस कमीशन रिवोक कर रहा है और किसका कर रहा है, सीआरए कर रहा है, उसका इफेक्ट नहीं है। इस जुमला में जुमला बिल्कुल सही लिखा है। ये बारीकियां होती हैं, यकीन करें आप, मैं एक बात बताऊं आपको, ये छोटी-छोटी चीजें होती हैं। बाप अगर आपका पेपर जब 43 44 पे रुकता है ना, आपको पता ही नहीं होता, आपके 8 सवाल आते हैं पेपर में, एबीसी होते हैं, करीब कोई 20 से 25 सवाल आपके होते हैं टोटल, टोटल। आप इस तरह 0.5 0.5 0.25 इस तरह यूज करते रहते हैं ना। हां 8 सवाल, एक मिसाल दे रहा हूं, नॉर्मली ऐसे होता है 8-9 सवाल ही आते हैं। ABC बना के वही ना 8-9 सवाल ही होते हैं। आप इस दफा देखते हैं किस तरह देता है एमसीक्यू, इस दफा 15 होंगे। तो अब ये देखिए 8 सवाल है मिसाल के तौर पे, एबीसी हैं, एबी भी होते हैं, एबीसी भी होते हैं। यार देखो उसमें अगर आपके 20 से 25 सवाल है, अगर आप अगर 10 सवालों में 0.5 मार्क्स यूज करो तो भी कर दो,
ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपका हेडिंग का नंबर नहीं होता, लेकिन जब हेडिंग गलत डालोगे तो वो काट लेगा। वैसे हेडिंग का नंबर नहीं होता। अगर तुम सिर्फ हेडिंग लिख के आओ एज फॉलोज और नीचे कुछ भी लिखोगे तुम्हें शायद ही कोई नंबर दे, लेकिन तुम हेडिंग नहीं डालोगे, डायरेक्ट 1 2 3 को लिख के आ जाओगे, हेडिंग सही नहीं डालोगे या उसमें ऐसी ग्रामर की एरर करोगे तो फिर वो आपके नंबर काट लेगा। 0.25 भी अगर 25 मल्टीप्लाई 0.25 भी करे ना, ये भी आपके कितने 7.5 नंबर कितने बन जाएंगे, 6.5 नंबर बन जाते हैं। अक्सर 45 से ऊपर 50 के दरमियान जो बच्चा फेल होता है ना, उनके यही मसले होते हैं। बारीकियां देखो, जहां आपके नंबर आपने लेने हैं ना, वहां आपने लेने हैं। अगर एक जगह हमेशा याद रखें कि जो आप कभी भी क्लास में ना 75 से 80 नंबर का पेपर टीचर करा देता है, कोई भी टीचर, आपको आपने इतने नंबर दिए, आप ये चीज में बिलीव रखें, आप कभी मार्क जाके देखें 20 नंबर ऐसे होंगे जो टीचर ने उस तरह की चीज ही नहीं कराई। मेरा एक एग्जामिनर में जो 6 महीने बैठा हुआ ना, एग्जामिनर में जो 6 महीने बैठा हुआ है, वो भी तो 1 करोड़ रुपए ले रहा है 6 पेपर बनाने के। ज्यादा ले रहा है सर, अब ज्यादा ले रहा होगा, वो 25 लाख लेता है वो। सही है, एक पेपर बनाने के वो 1 करोड़ रुपए ले रहा है, 6 दफा पेपर बनाता है वो। सही है, तो पैसे ले रहा है ना, वो भी तो कुछ ऐसी चीज लाएगा जो मार्केट में नहीं हो, वरना फायदा क्या उसको पेपर बनाने का। तो जब आप जो है ये 75-80 आपने सही कर दी ना, आप पास हो गए। अब आती हुई चीज कभी भी एग्जाम में गलत करके आएंगे ना, आपके पास चांसेस डाउन होते हैं। आती हुई चीज गलत नहीं है हमेशा, कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर हो, आती हुई चीज कभी गलत नहीं करनी। आती हुई चीज का क्या मतलब है, इस तरह के ब्लेंडर्स नहीं करना, हेडिंग हो गई, ये हो गए, ये सब चीजें नहीं करना कभी भी। ये चीजों पे काम करो। ये चैप्टर बहुत सिंपल था। ये चैप्टर का मैंने कहा एक सेक्शन बस है, अच्छा सवाल वो दे सकता है सेक्शन 43 में, वो एक पूरा पैराग्राफ बना के दे देगा आपको कि भाई ये कम एसोसिएटेड नॉट प्रॉफिट है, इस तारीख को बनी, इस तारीख को जो है उसने जो है क्या किया, कमीशन ने उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया। अब तुम इसका आगे का बताओ, अब वाइंडिंग अप कैसे चलेगी, आपको फिर पूरा डेट के साथ उसके अंदर बताना पड़ेगा। 90 डेज आपने काउंट करने होंगे। अगर कभी भी डेट्स में इशू हो, फॉर एग्जांपल मैं हिंट देता हूँ, एक छोटी सी चीज देता हूँ। अभी आपको ना टाइम कम है, एंड में जल्दी लिख रहे हैं, आपको है यार 31 जनवरी से 90 डेज काउंट करने, आप काउंट करोगे आपको पता है सवाल निकल जाएगा मेरा। कभी भी ये में कभी भी ऐसी सिचुएशन है तो आप लिख देना अगर आपको 90 डेज करने ना, आप लिख दो 90 डेज फ्रॉम 30 जनवरी 31 जनवरी, फंस जाएगा वो, नंबर नहीं काट सकता आप, फंस जाएगा। हाँ, अगर मल्टीपल डेट्स है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद उसमें नहीं हो सकता, लेकिन ये कि आप ये चीज कर सकते हैं। कभी होता है ना कि जल्दी जल्दी आप लिख रहे हैं, टैक्स में डेट्स होती हैं, लॉ में डेट्स होती हैं, ऑडिट में डेट्स वगैरह नहीं होती हैं, तो ये इस तरह की ना आपको लग रहा है कि नहीं यार आपको टाइम कम है, इसका वो आप फंसा दो उसको। ये हमारे टीचर थे ना, वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं, हम चलो जान गए छोड़ो, तो आप इस तरह कर सकते हैं। सही ना, 90 डेज फ्रॉम 30 जनवरी, इस तरह की चीज भी आप कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें इंशाल्लाह 5 पेपर मेन है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि आपने सवाल करा दिया, मैं कहता हूँ यार देखो आईकेएफ के बहुत पास पेपर थे, तुम करो तो सही, और आपको जो कॉन्फिडेंस पास पेपर देगा ना, वो किसी के टीचर के सवाल नहीं लेंगे। हाँ, मॉक जरूर लेंगे, इंशाल्लाह जरूर लेंगे, लेकिन जो आप पहले पास पेपर करें, यकीन करें आप बोलेंगे यार सर मॉक देने कौन आएगा, लिटरली आप पास पेपर करें, आप करें मेरे से, जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह करें। अभी जो गलती 1-2 हुई है वो नहीं करना। सेकंड चैप्टर इज द, देखो मैंने रिवाइज करा दिया पूरा चैप्टर, अब आपका काम है आपने पढ़ना है और रिकॉर्डिंग देखनी है। अगर भी आपको इशू हो रहा है, आप मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले जहाँ तक हमने पढ़ा है आप करें, वरना सेकंड चैप्टर आपका वंस आपका सेकंड चैप्टर निकल गया, आपने नहीं पिकअप किया, तो आपका लॉ आगे का नहीं समझ में आएगा।